हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी 2023 के एग्जाम में पूछे गए क्वांट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों देखनी चाहिए। आपने देखा होगा आरबीआई ग्रेड बी 2024 के फेज 1 पेपर में सबसे मोस्ट जो डिफिकल्ट सेक्शन था वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, और ऊपर से जो कट ऑफ गई है वो भी हाईएस्ट यानी 7.5। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकाल पाए, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था कि पेपर में किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको ये आइडिया आएगा कि आरबीआई का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, क्या पैटर्न है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक से आते हैं। तो वन बाय वन आप मेरे साथ मिलकर भी उनको सोल्व करिएगा। ये वीडियो आपको इसलिए जरूर देखनी चाहिए। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा मैं, और वक्त किसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे एक फ्री इनिशिएटिव के बारे में। जो ऑडियो टैप है वो आपके लिए लेकर के आया है आरबीआई ग्रेड बी का एक फ्री कोर्स। इस फ्री कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें जो मिलेंगी, उनमें सबसे पहला है कि आपको पूरा का पूरा आपके एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और साथ में सोर्सेज कि कहां से आप बेटर वे में प्रिपेयर कर सकते हो, वो सारी चीजें मिलेंगी। और इसके अलावा आपको जो हमारा आरबीआई ग्रेड बी का पेड कोर्स है उसका कुछ सैंपल मटेरियल भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, सो दैट यू कैन मेक आइडिया कि आपको इस लेवल पे प्रिपेयर करना है, और हमारी क्वालिटी कंटेंट के बारे में भी आपको पता चल पाए, सो दैट आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएं बिफोर इनरोलिंग इन आवर पेड कोर्सेज। तो यही इस वीडियो में डिस्कस करना था। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कॉपी पेन उठा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा तो सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, वीडियो पॉज करके, फिर मेरे सॉल्यूशन से इसको मैच करना है। और दूसरा, ये जो फ्री कोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इसमें इनरोल कैसे करें, तो इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां पे आपको इस कोर्स का लिंक दिया होगा और आप उसमें इनरोल कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 2023 का क्वांट मेमोरी बेस्ड पेपर। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो आर थ्री इक्वेशन 1 2 एंड 3 वेयर ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। जो ये इक्वेशन 1 है, ए और बी इस इक्वेशन के रूट हैं। वेयर ए इज लेस देन बी, ये भी बोला गया है कि जो ए है वो बी से छोटा है। एंड सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 वेयर सी इज लेस देन डी। जो ये इक्वेशन 2 है, इसके रूट सी और डी है, और जो सी है वो डी से छोटा है। On this basis, solve for equation 3 and find the relationship between z and k given that k is equal to 11। तो जब आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी तो इसके बेसिस पे आपको c और d की वैल्यू आ जाएगी, इसके बेसिस पे आपको ये इक्वेशन 3 सोल्व करनी है और z और k में रिलेशन बनाना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो z की वैल्यू है वो a और d पे डिपेंड कर रही है। a आपको इक्वेशन 1 से मिलेगा, d आपको इक्वेशन 2 से मिलेगा, तभी जाकर ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, 3x। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो यानी इसको खोलोगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस 36x, ठीक है, ये प्लस का 72 है, और ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 5, ये आपका लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x स्क्वायर तो ये बचेगा 2x स्क्वायर, और आपका 36x और प्लस का 11x है तो ये माइनस का बचेगा 25x। ठीक है, ये 72 प्लस 5 है तो ये आपका बन जाएगा 77 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका जो सम है रूट्स का वो -25 आए और प्रोडक्ट 77 इंटू 2 आए। तो ऐसी इक्वेशन क्या होगी, देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 11x प्लस 77 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप 2x कॉमन ले लोगे तो अंदर x माइनस 7 बचेगा, यहां से माइनस 11 कॉमन लोगे तो x माइनस 7 बचेगा। तो यानी कि इसके दो रूट बनेंगे 2x माइनस 11 और x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हमारे पास ये बचेगा तो 2x की वैल्यू क्या होगी भाई, तो 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 11/2 यानी कि 5.5। ऐसे ही जब x माइनस 7 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। अब इसी इक्वेशन के रूट a और b हैं, और ये बोला गया था कि जो a है वो लेस देन b है, यानी छोटे वाली वैल्यू a की होगी और बड़े वाली वैल्यू b की होगी। तो a की वैल्यू यहाँ 5.5 होगी और b की वैल्यू 7 होगी इक्वेशन 1 को सोल्व करने के बाद। क्लियर है सबको। अब इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है, 5y
इंटू वाई माइनस थ्री, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 5y इंटू वाई तो 5y स्क्र, और माइनस 5y इंटू थ्री करोगे तो 15y माइनस 64, और ये पूरा भी उधर चला जाएगा तो y इंटू थ्री वाई दैट इज कितना भाई 3y स्क्र, तो माइनस का 3y स्क्र, और माइनस का 2y है तो उधर जाके प्लस का 2y, और माइनस का 19 हो जाएगा प्लस का 19 दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को समझिएगा, यहाँ मैं पॉइंटर का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बार बार यूज करना, बट आप थोड़ा सा ध्यान से अगर चीजों को समझेंगे तो आराम से सोल्व कर लेंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाइए, यहाँ 5y स्क्र माइनस 3y स्क्र, तो ये बचा 2y स्क्र, और 15y और 2y तो माइनस का 13y, और ये 64 है, ये प्लस का 19 है, तो ये कितना बचेगा 45 माइनस का 45 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, माइनस का 45 दैट इज इक्वल टू 0। तो 45 दूनी 90 और ये 13 है, तो इसके रूट बनाने हैं हमें, किस तरीके से बनेंगे, तो ये बन जाएगा 2y स्क्र माइनस का 18y और प्लस का 5y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y अगर कॉमन ले लें तो y माइनस 9 बचेगा, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन ले लें तो y माइनस 9 बचेगा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2y प्लस 5 और y माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से, एक तो अगर मैं y माइनस 9 को 0 के बराबर पुट करूंगा तो y 9 होगा, और 2y प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करूंगा तो 2y की वैल्यू माइनस 5 होगा, तो y की वैल्यू माइनस का 2.5 होगा। ठीक है, और इस इक्वेशन के रूट हैं c और d। ठीक है, और ये बोला गया है कि जो c है वो लेस देन d है, तो c इज लेस देन d, तो यहाँ पे जो छोटे वाली वैल्यू है वो c होगी यानी माइनस का 2.5, और जो d की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। ठीक है, तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और यहां से c और d की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसी से आप इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ क्या है z, इक्वेशन नंबर 3 पे आ जाइए, z प्लस 2 इंटू ए, अब a की वैल्यू कितनी है भाई 5.5 माइनस d की वैल्यू कितनी है 9, इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169। तो पहले अंदर इक्वेशन को सोल्व करो, 2 इंटू 5.5 11 माइनस 9 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169, तो ये बन गया z प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169। तो जब आप इस इक्वेशन को ओपन करोगे तो z स्क्वायर प्लस 4z, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू 169। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 4z, जब 169 इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 165 बचेगा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से इसके रूट बन जाएंगे, जेड स्क्वायर प्लस 15z माइनस 11z माइनस 165 इज इक्वल टू 0। तो z इंटू जेड प्लस 15 माइनस का 11 कॉमन लोगे तो ये भी z प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया z प्लस 15 इंटू जेड माइनस 11 दैट इज 0। तो z की वैल्यू होगी 11 और माइनस 15। ठीक है भाई, तो ये दो वैल्यू आ गई। अब z को और k को कंपेयर करना है हमें, और k की वैल्यू हमें गिवन है k इज इक्वल टू 11। तो अगर k इज इक्वल टू 11 है और z की वैल्यू 11 और माइनस 15 है, तो जो k है वो इक्वल भी है z के, जब 11 को कंपेयर करोगे, और माइनस 15 से जो k है वो ग्रेटर है, तो यहाँ पे बनेगा कि जो k है वो ग्रेटर देन इक्वल टू z है। तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर 5 में। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 5 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है भाई, पेपर लेंदी था, सच में लेंदी था, लेकिन आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। अब मैंने आपको 4-5 मिनट में 5 मिनट से 6 मिनट लगे होंगे पूरा सोल्व करके समझा भी दिया है। तो अगर आपका बेसिक अच्छा है, देखो लेंदी जरूर था, कैलकुलेटिव जरूर था ये क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल नहीं था, डूएबल था, बना सकते थे, बट आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी सेम क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर थ्री इक्वेशन 1 2 एंड 3 इफ रूट ऑफ द इक्वेशन 1 आर p एंड q रिस्पेक्टिवली सच दैट p इज ग्रेटर देन q, इस बार p ग्रेटर देन q है, while the roots of that equation 2 are m and n respectively such that m is greater than n, then find the value of k। ठीक है भाई, तो वैल्यू ऑफ k, तो पहली इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे, फर्स्ट इक्वेशन, तो ये है 2x स्क्वायर
-6x माइनस का 24 और ये 3x प्लस 11 भी लेफ्ट की तरफ ही चला जाएगा, तो -3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 0। तो 35 दूनी 70, 14 पंजे भी 14, 5 जा भी 70 होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2x इंटू एक्स माइनस 7, ये बन गया 5 इंटू एक्स माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2x प्लस 5 और ये बन गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको पुट करोगे तो 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू होगी -5/2 यानी कि माइनस का 2.5, और जब x माइनस 7 को 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू होगी 7। तो इस इक्वेशन के रूट हैं p और q, लेकिन ये बोला गया है इस बार कि जो p है वो ग्रेटर देन q है, तो p ग्रेटर देन q है तो p की वैल्यू 7 होगी और q की वैल्यू माइनस का 2.5 होगी। ठीक है, ऐसे ही जब आप दूसरी इक्वेशन सोल्व करोगे, ठीक है, दूसरी इक्वेशन सोल्व करोगे 2y स्क्वायर अगर माइनस का 12y, फिर ये माइनस का 12 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 48, और 7y प्लस 6 लेफ्ट की तरफ जाएगा तो माइनस का 7y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2y स्क्वायर, 12y और 7y माइनस का 19y, और ये 48 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो प्लस का 38 दैट इज इक्वल टू 0। तो 38 टू जा कितना होता है 76, और 76 कब बनता है, 76 कब बनेगा आपका 19 चौक 76 होता है पर, और 38 टू जा 76, 38 में से 6 सॉरी ये 42 बनेगा यहाँ, 48 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो 42 बनेगा, 42। तो 42 दूनी 84, तो 21 ये किससे बनेगा, 48 माइनस 6 बन गया 42, तो 42 42 दूनी 84, और अगर ये माइनस का है तो कितने बनने चाहिए, √2y, तो 12/7 84, तो 12y माइनस 7y प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2y कॉमन आएगा तो यहाँ बच गया y माइनस 6, यहाँ से अगर 7 कॉमन ले लें तो ये भी बचेगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2y माइनस 7 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 6 अगर 0 के बराबर होगा तो y की वैल्यू 6 होगी, और जब 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू 3.5 होगी, क्योंकि 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इस इक्वेशन के रूट हैं m और n, और यहाँ पे जो m है वो ग्रेटर देन n है, तो m की वैल्यू 6 होगी और n की वैल्यू होगी 3.5। ठीक है, अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में इसकी जरूरत पड़ेगी, वहां पुट करते हैं। ठीक है भाई, देखो क्या है 15 m डिवाइड बाई 2, तो 15m, m की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइड बाई 2, माइनस 8q, q की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 2.5 दैट इज इक्वल टू 9p, p की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 4n, n की वैल्यू है 3.5 प्लस k स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से गया 3 तो ये बचेगा 45, और 8 इंटू 2.5 होगा 20 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर ये 9 7 जा 63 उधर जाके माइनस के, और 3.5 इंटू 4 होगा 14 ये प्लस का, दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो ये 45 और 20, 65 में 63 का 2, तो k स्क्वायर की वैल्यू बचेगी 16, तो k की वैल्यू होगी प्लस माइनस 4। ठीक है भाई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला है यहाँ पे, तो k की वैल्यू +4 भी है और -4 भी है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका। क्लियर है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते थे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन बहुत घुमा के पूछा गया है। देखो क्या है, द सीरीज गिवन बिलो कंटेन्स अ मिसिंग नंबर p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड डिटरमाइन विच अमंग द गिवन 3 स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, सॉरी एक सीरीज दी गई है, इसमें एक मिसिंग वैल्यू p है, फिर उससे आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से बताना कौन सा ट्रू होगा। तो जो सीरीज है वो 74, फिर आपका 290 है, फिर 241 है, फिर 753 है, फिर 672 है, फिर P है, और फिर 1551 है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा, वही चीजें ध्यान रखनी है आपको। देखो एक बार सीरीज इंक्रीज हो रही है, फिर सीरीज डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है,
तो पक्का कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा। तो अगर यहाँ पे देखूं तो 216 ऐड हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ से देखें 90 से 241 पे जाएं तो 49 माइनस हो रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज देख सकते हो कि जो 216 होता है ये 6 का क्यूब होता है, और जो 49 होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे अगर देखें कितना ऐड हो रहा है, तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 4 1, तो 512। और जो 512 होता है वो 8 का क्यूब होता है। तो दैट मीन्स यहाँ फिर माइनस का 81 हो रहा है, ठीक है भाई, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर होता है। तो अगर ये 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यही ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, सॉरी। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो P के लिए क्या होगा, पहली बात तो अगर यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ क्या प्लस होगा, 6 का क्यूब 7 स्क्वायर, 8 क्यूब 9 स्क्वायर, तो यहाँ 10 का क्यूब ऐड होगा। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। तो अगर इसमें 672 में 1000 ऐड कर देंगे तो ये 1672 बनेगा। और फिर आप इसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस 11 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 121, तो आपको यही मिलेगा। तो यही सीरीज का एक लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, ठीक है भाई। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1672। अब इस पे बेस्ड जो इक्वेशंस हैं, जो स्टेटमेंट है, वो देखते हैं। पहला, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू P इज दिस। क्या P के आसपास नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो यही है, ठीक है। सबसे पहले तो यही बताना है, P के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर तो 1600 बोल रहा है वो 1600। 1600 तो 40 का स्क्वायर होता है भाई, 40 का स्क्वायर 1600। लेकिन 41 का स्क्वायर कितना होता है, ये अगर हम करें यहाँ पे 41 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 0 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 दूनी 8, अगर ऐड करोगे तो 1681। नहीं, ये ज्यादा नजदीक है, तो 41 का स्क्वायर ज्यादा नियर है 40 से, तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। P इज डिविजिबल बाय 11 सेकंड स्टेटमेंट है, तो 1672 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, फिर 5 से गया, फिर 2 से, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। P प्लस 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 50। तो P कितना है 1672, अगर इसमें 28 ऐड करें तो ये बन गया 0 0। क्या ये 50 का मल्टीपल है, तो 1700 को 50 से अगर डिवाइड करें तो यस 34 आएगा, ये इसका मल्टीपल है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर टू नंबर सीरीज 1 एंड 2 वेयर द मिसिंग नंबर इन सीरीज 1 एंड 2 आर P एंड Q। ठीक है भाई, मिसिंग नंबर जो है वो P और Q है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड फाइंड विच अमंग द गिवन ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ P माइनस Q। तो पहले P माइनस Q पहले P और Q की वैल्यू निकालनी है और फिर P माइनस Q बता देना है। तो पहली सीरीज है 5000, फिर आपका 4000, फिर आपका 3000, फिर आपका 2100, फिर आपका P है, और फिर आपका 819 है। और जो दूसरी सीरीज है वो है 4 6 15, फिर आपका 56 है, फिर आपका Q है, और फिर 1644 है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि क्या कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी वैल्यू गलत है, ठीक है भाई। तो P और Q की वैल्यू ही निकालनी है हमें। अगर इसको 5000 से 4000 पे जाएं तो माइनस 1000 हो रहा है, एक तो ये दिमाग में आ रहा है, फिर यहाँ भी 1000 माइनस हो रहा है, बट यहाँ 900 हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर मैं 5000 से 4000 पे जाऊं तो इंटू 0.8 किया हमने, तो ये इंटू 0.8 बन रहा है। 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 बनेगा, और 4000 से 3000 पे जाओगे तो 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। और जब 3000 से 2100 पे जाओगे तो 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगी वो 0.65 से होगी, ठीक है। तो 0.65 से जब मल्टीप्लाई होगी तो 21 पंजा 105, 10 21 का 126, और 10 136, तो 1365 आएगा। और जब आप इसको इंटू 0.6 करोगे तो ये मिलना चाहिए, बट यहाँ ये तो नहीं आ रहा। क्या यही आ रहा है, 6 पंजा 30, जीरो कैंसिल हो गया 36, हाँ यही आ रहा है भाई 819, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो P की वैल्यू आ गई 1365। उसके बाद अब यहाँ पे आओ, सेकंड इक्वेशन में देखो Q की वैल्यू कैसे आएगी भाई। तो Q की वैल्यू 4 से 6 पे गया, तो या तो मल्टीप्लीकेशन हो सकती है या कुछ ऐड हो सकता है। तो मुझे जो यहाँ नजर आ रहा है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर दूं तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 गया, कितना हो गया 6। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर दें, 6 3 जा 18 माइनस 3 15,
तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ही माइनस कर दें, 15 4 जा 60 माइनस 4 56। तो यही एक सीक्वेंस बन रही है। इंटू 5 माइनस 5 करोगे तो 5 6 30 25, 280 माइनस 5 करोगे तो 275, ये क्यू की वैल्यू आ गई। तो यहाँ इंटू 4 माइनस 4 हो रहा होगा, सॉरी इंटू 6 माइनस 6। ठीक है, तो P की वैल्यू हमारे पास है 1365, तो और Q की वैल्यू है हमारे पास 275। तो जो P माइनस Q है वो किसके बराबर होगा? 5 माइनस 5 करेंगे 0, 16 में से 7 माइनस करेंगे 9, 2 में से 2 गया 0, तो 1090। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू नंबर सीरीज 1 and 2 वेयर द मिसिंग नंबर इन सीरीज 1 and 2 आर P and Q। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q एंड देन फाइंड विच अमंग द गिवन ऑप्शन गिव्स द एलसीएम ऑफ P and Q। तो एलसीएम ऑफ P and Q बताना है, पर पहले P और Q की वैल्यू। तो पहली सीरीज है हमारी 77, फिर 106 है, 48, फिर P, फिर 19, फिर 164। और जो सेकंड सीरीज है दैट इज 141, 98, Q, 63, 71 और 96। अब लॉजिक ना यार प्रैक्टिस से आएंगे। आप ये मत सोचो कि सर आपने तो डायरेक्ट बता दिया, ये लॉजिक लग रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये हमने सिखाया है ना कोर्स में बहुत अच्छे से कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर वो सारी चीज अब यहाँ पे बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ सिर्फ हमें आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं कि ये पेपर था और उसका ये सॉल्यूशन, आप इससे आइडिया लगाइए कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो, अगर सीरीज कम ज्यादा हो रही है प्लस माइनस, तो कुछ ना कुछ ऐड या माइनस ही हो रहा होगा। तो 77 में कितना ऐड करें? तो 23 प्लस का 29 हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 58 हो रहा है। इतने से ही हिंट मिल गया मुझे कि 29 का मल्टीपल है तो प्लस का 87, क्योंकि 29 की टेबल में 58, फिर 3 जा 87। तो P की वैल्यू क्या होगी? 8 प्लस 7 15, 8 4 12 और 1 13, 135। फिर आप देखोगे माइनस का 116 हो रहा है और यही सीरीज फॉलो हो रही है, तो यहाँ पे 145 ऐड हो रहा है। तो यही तो बन रही है सीरीज, तो P की वैल्यू आ गई 135। अब यहाँ पे देखो Q की वैल्यू क्या आएगी सेकंड सीरीज में? तो ये क्या माइनस हो रहा है? 41 98, तो माइनस का 43 हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ऐड होगा माइनस होगा हम नहीं जानते, अभी पता नहीं है। बट यहाँ पे आ जाओ, 63 से 71 पे गया तो प्लस का 8 हुआ, 71 से 96 पे गया तो प्लस का कितना हुआ भाई? 25। ठीक है, तो प्लस का 8 प्लस का 25। अब देखते हैं कि प्लस 8 प्लस 25, अगर यहां से देखूं तो दोनों के बीच में गैप 17 का है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहां भी गैप जो है इन दो नंबर्स के बीच में जो भी ऐड हुआ होगा वो 17 का हो, प्लस 17। तो हो सकता है कि ये कितना रहा हो? माइनस का 9। ठीक है, तभी तो प्लस 17 होके प्लस का 8 आया होगा। तो माइनस का 9 रहा होगा, तो माइनस के 9 में ये गैप रहा होगा, माइनस का 9 ऐड हुआ होगा, तो ये वैल्यू 63 और 9 से 72 रही होगी, मुझे जो लगता है। ठीक है, 72 माइनस 9 करोगे तभी तो 63 होगा। और अगर यहाँ पे देखें 98 से 72 पे, तो माइनस का 26 हुआ है। तो इनका जो गैप है वो भी 17 का है और इनका जो गैप है वो भी प्लस 17 का है। तो यानी Q की वैल्यू 72 होगी भाई। ठीक है, अब हमें एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है किसका? 135 का और 72 का। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हमने बता रखे हैं, कोर्स में भी बता रखे हैं, या बचपन वाले तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, कि किससे जाएगा? 3 से गया, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 से गया 24, फिर 3 से गया 15 और ये 8, आगे जाएगा ही नहीं। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 15 इंटू 8, तो 15 अट्ठे 120, 12 निम्मा 108, तो 1080 जो है वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ठीक है, तो डीआई पे और डीआई पे भी वेन डायग्राम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन स्किप करना पड़ता है क्योंकि बहुत लेंदी होगा, बट यहाँ हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ए सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड गेम्स इन एट लीस्ट वन ऑफ द लेवल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, प्लेयर हु प्लेड ओनली एट नेशनल लेवल प्लेड इन एट लीस्ट वन ऑफ द 3 ट्रॉफी, रणजी, दुलीप एंड ईरानी, while the player who played only at international level played in at least one of the 2 leagues, CPL and BBL।
कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि कुछ प्लेयर हैं जो नेशनल खेलते हैं, कुछ इंटरनेशनल खेलते हैं, कुछ हो सकता है दोनों खेलते हो। जो नेशनल खेलते हैं वो 3 ट्रॉफी में से एक ट्रॉफी में पक्का खेलते हैं, रणजी, दिलीप और ईरानी। और जो इंटरनेशनल खेलते हैं वो लीग में खेलते हैं, या तो सीपीएल या बीबीएल। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बनेंगे। पहला डायग्राम बनेगा प्लेयर्स का। ठीक है, कि ये वो प्लेयर हैं जो सिर्फ नेशनल खेलते हैं। ठीक है भाई, ये वो प्लेयर हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं। और ये वो प्लेयर होंगे जो दोनों खेलते हैं। फिर जो नेशनल खेलते हैं उनको आगे 3 उसमें कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, कि या तो वो रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं, या वो दिलीप ट्रॉफी में खेलते हैं, ठीक है, या वो ईरानी ट्रॉफी में खेलते हैं। ठीक है, या दोनों में खेलते हैं या तीनों में खेलते हैं, जो भी है। और जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं वो 2 लीग में खेलते हैं, एक जो अपनी है सीपीएल और एक अपनी बीबीएल। ठीक है भाई, तो ये डायग्राम की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं अब क्या कह रहा है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 10% had played at both level, and the number of player who played only at national level is 250 more than the number of player who played only at international level। पहली बात तो अगर मैं कहूं कि टोटल जो प्लेयर हैं अगर वो 100x हैं, तो दोनों में खेलने वाले 10% है, यानी कि 10x। अब वो नेशनल और इंटरनेशनल, जो सिर्फ नेशनल लेवल पे खेलते हैं, जो सिर्फ इंटरनेशनल पे खेलते हैं, वो बच गए 90x। और वो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड ओनली एट नेशनल लेवल इज 250 मोर देन द नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड ओनली एट इंटरनेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल में से ओनली इंटरनेशनल माइनस करोगे तो दैट इज 250। तो जब दोनों का सम करूं तो नेशनल लेवल के प्लेयर की वैल्यू होगी 90x प्लस 250 और डिवाइड बाय 2। तो यानी कि जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं वो है 45x प्लस 125। तो जो ओनली इंटरनेशनल पे खेलते हैं वो 90x में से माइनस करोगे 45x और माइनस का 125। तो ये हो गए जो ओनली नेशनल खेलते हैं, ये हो गए जो ओनली इंटरनेशनल खेलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है। 24% of player who played only at national level had played only रणजी। तो ओनली रणजी, जो सिर्फ रणजी में खेलते हैं वो 24% है। किसका? जो सिर्फ नेशनल खेलते हैं, यानी कि 45x प्लस 125 का। तो 24% लोगे 45x का, तो ये हो जाएगा भाई कितना? 10.8x। ठीक है, अब इतना कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहाँ। 24% लोगे 125 का, ये 30, क्योंकि 100% होगा 24, फिर 25% 6 तो 30। अब वो कह रहा है कि ये जो है ये विच वाज 200 लेस देन द प्लेयर हु प्लेड ओनली इन सीपीएल। जो सीपीएल में खेलते हैं उनसे, ओनली सीपीएल में उससे 200 लेस है ये। तो ये ओनली रणजी वाले हैं, ये सीपीएल माइनस 200 के बराबर है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है। नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड इन ऑल 3 ट्रॉफीज रणजी, दिलीप एंड ईरानी इज 144। तो अगर डायग्राम पे आओ रणजी, दिलीप और ईरानी का, तो तीनों का कॉमन तो ये है, तो इसकी वैल्यू 144 है। ठीक है, तीनों के कॉमन। एंड इज 52% लेस द नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड ओनली रणजी। तो यानी कि ये रणजी खेलने वाले जो ओनली रणजी खेलते हैं उससे 52% लेस है। तो यानी कि जो ओनली रणजी खेलते हैं अगर उसका 48% ले लूं तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि 52% लेस का मतलब 100 माइनस 52 48। तो 48% ऑफ हु प्लेड ओनली रणजी दैट इज इक्वल टू 144। तो यहां से देखो ये सोल्व हो जाएगा। 48 से गया 3, तो ये 300 होगा, 30 उधर जाके माइनस होगा, तो 10.8x की वैल्यू 270 आएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी 270 बाई 10.8, तो ये कट गया 25 से, तो x की वैल्यू आ गई 25। तो आधा मसला सोल्व हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि 10x जो है वो बहुत खेलते हैं। तो यहाँ पे आओ नेशनल और इंटरनेशनल वाले डायग्राम पे, दोनों खेलने वाले 25 इंटू 10 250, तो इसकी वैल्यू आ गई 250। नेशनल वाले 45x प्लस 125, तो 45 इंटू 25 करोगे तो 1125 प्लस 125। तो जो ओनली नेशनल खेलते हैं वो 1250 है। और 1125 में से 125 माइनस करोगे तो जो ओनली इंटरनेशनल खेलते हैं वो 1000 है। तो इतनी चीज तो हमारी सोल्व हो गई। क्लियर है? अब ओनली रणजी वाले भी निकाल लो यहां से। 10.8x तो इंटू 25 प्लस 30, तो 10.8 इंटू 25, ये तो ये किया ही था यहाँ 270 प्लस 30। तो 300 ऐसे लोग हैं जो ओनली रणजी खेलते हैं, तो ये आ गया 300। और सीपीएल वाले रणजी वालों से 200 ज्यादा है, तो ओनली सीपीएल वाले आगे कितने? 500।
तो यहां तक की कैलकुलेशन में हमने इतनी वैल्यू यहां पे निकाल ली। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन अब में भी थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, बट लेंथी तो है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप करने पड़ते। ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं आपके पास, टाइम कम है और कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी है तो स्किप ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, बट हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं तो बनाएंगे धीरे 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 धीरे, आपको मैं पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो इतनी सी बात यहाँ तक समझ में आ गई। इतनी कैलकुलेशन नहीं आई तो पीछे बैक जाके दोबारा से वीडियो देखो, सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि हम किस चीज पे बात कर रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड ओनली इन बीबीएल टू नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड इन बोथ रणजी एंड ईरानी बट नॉट दिलीप। जो सिर्फ बीबीएल में खेलते हैं, रेशियो रणजी प्लस ईरानी, बट दिलीप ट्रॉफी में नहीं खेलते, वो रेशियो 25 रेशियो P+3 है। ठीक है भाई, ये है। अब आगे बढ़ो। नंबर ऑफ पीपल हु प्लेड ओनली एट नेशनल लेवल बट नॉट प्लेड ईरानी ट्रॉफी इज 630। नेशनल लेवल पे हैं लेकिन नॉट प्लेड ईरानी ट्रॉफी, यानी कि या तो वो रणजी खेलते हैं या वो दिलीप खेलते हैं। ठीक है, वो है 630। ठीक है भाई, ईरानी नहीं खेलते, 630 है। आगे कह रहा है 2p minus 0.8% number of player who played only at national level had played only in ईरानी ट्रॉफी, only in ईरानी ट्रॉफी। तो अब p की वैल्यू नहीं है तो इसको होल्ड पे रख लेते हैं, इंफॉर्मेशन को, ओनली ईरानी यहां लिख लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, 2p माइनस 0.8% ऑफ हु प्लेड ओनली एट नेशनल, तो टोटल का कितना, 1250 का। अब पी की वैल्यू नहीं है तो ओनली नेशनल लेवल पे तो 1250 ही है, तो तब तक तो सोल्व नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड ओनली एट इंटरनेशनल लेवल एंड प्लेड ओनली इन सीपीएल, तो प्लेड नेशनल लेवल पे और ओनली इन सीपीएल पे कितने हैं, 500, तो 500 दैट इज इक्वल टू P प्लस 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर। तो P प्लस 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं, 2500। तो 20 से 20 कैंसिल, 25 से गया 20, तो P की वैल्यू यहां से आ गई 10। अब P पे बड़ी वैल्यू डिपेंड कर रही थी, P की वैल्यू 10 आ गई भाई, तो P की वैल्यू 10 आने से एक तो ये रेशियो 25 रेशियो 13 बन गया। ठीक है, दूसरा ये ओनली रानी की वैल्यू आ जाएगी, तो 2p यानी 2 इंटू 10 20, माइनस 8 करोगे तो 19.2, डिवाइड बाय 100 इंटू 10 डेसिमल के नाम का और 1250। तो ये 0 से 0, 25 से गया 5, 25 से गया 4, 4 से गया 48, तो 5 के 20, 240। तो जो ओनली ईरानी ट्रॉफी खेलते हैं वो 240 है, तो ये आ गया आपकी ईरानी की वैल्यू। ठीक है, और P की वैल्यू आपकी 10, कहीं जरूरत पड़ी तो इसको लिख लेते हैं, बाकी इसको इधर साफ कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी आगे भी। ठीक है, रणजी और दिलीप का ध्यान रखना, वो 630 है, वो मैं हटा नहीं रहा हूं यहां से। ठीक है, जो रणजी और दिलीप खेलते हैं वो है 630। ठीक है, अब आ जाओ आगे क्या कह रहा है। 2p प्लस 1.6% ऑफ प्लेयर, 2p प्लस 1.6, p की वैल्यू कितनी है 10, तो ये बन गया 21.6% ऑफ प्लेयर हु प्लेड एट नेशनल लेवल हैड प्लेड इन बोथ रणजी एंड दिलीप ट्रॉफी। बोथ रणजी और दिलीप, बोथ रणजी एंड दिलीप, तो बोथ रणजी और दिलीप में तो ये होगा, ये एरिया है बोथ रणजी और दिलीप का, ग्राफ में देखो आप डायग्राम में। ठीक है, ये 21.6% प्लेयर है, लेकिन जो नेशनल लेवल पे है, तो नेशनल लेवल पे टोटल कितने होंगे, आप एक बात भी तो समझो ना, यहां से नेशनल लेवल पे ओनली नेशनल पे 1250, और ये 250 वो भी तो हैं जो नेशनल के साथ इंटरनेशनल भी खेलते हैं, तो ओनली नेशनल वाले 1250 है, बट यहाँ पे हम टोटल 1500 का लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि उसने बोला कि नेशनल लेवल पे खेलते हैं, ओनली नेशनल नहीं बोला। ओनली नेशनल बोलता तो 1250 लेते, लेकिन नेशनल बोला है तो जो इंटरनेशनल भी खेलते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, तो वो भी ऐड करेंगे। तो ये पॉइंट के नाम का 0, ये वाले कौन है भाई, जो रणजी और दिलीप ट्रॉफी दोनों खेलते हैं। ठीक है, ओनली हु प्लेड हैड प्लेड इन बोथ रणजी एंड दिलीप ट्रॉफी, यही होगा, बोथ रणजी एंड दिलीप ट्रॉफी। तो इसको कैलकुलेट करो, देखो डेसिमल के नाम का 0 ले लिया तो 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 5 से गया 2, 5 से गया 3, तो 2 से जाएगा 108,
तो ये हो गया 324। तो इसकी वैल्यू जो रणजी और दिलीप दोनों खेलते हैं इसकी वैल्यू 324 है, इसकी वैल्यू 324। तो ये 144 माइनस हुआ, तो जो ओनली रणजी और दिलीप ट्रॉफी खेलते हैं वो 180 आ गया। ठीक है, जो ओनली रणजी और दिलीप ट्रॉफी खेलते हैं। अब एक बात ये भी दी हुई है कि रणजी और दिलीप ट्रॉफी खेलने वाले 630 हैं, रणजी और दिलीप। तो इसमें कौन होगा, जो ओनली रणजी खेलते हैं या जो ओनली दिलीप खेलते हैं या बोथ रणजी प्लस दिलीप खेलते हैं। ये जो संख्या है ये 630 है। अब ओनली रणजी वाले 300 है, ओनली दिलीप वाले पता नहीं है हमें, और जो रणजी और दिलीप दोनों खेलते हैं वो 180 है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये 150 होगी, क्योंकि तीनों का सम 630 तभी तो बनेगा। तो ओनली दिलीप ट्रॉफी खेलने वाले 150 है, तो ये वैल्यू भी हमें पता चल गई भाई। ठीक है, तो ये भी हमारा सोल्व हो गया, तो इसको भी हटा देते हैं यहां से। ठीक है, तो ये भी हमारा रिजोल्व हो गया, तो इसको भी हटा दिया हमने। ठीक है, अब देखो और आगे क्या कह रहा है। ठीक है जी, एक ये मसला रहता है इधर वाला, ये अभी तक नहीं पता चला हमें। आगे देखो क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड बोथ रणजी एंड दिलीप बट नॉट ईरानी ट्रॉफी। जो नंबर ऑफ प्लेयर हैं जो रणजी और दिलीप खेलते हैं नॉट ईरानी, तो ये है 180, तो ये जो 180 है ये नॉट ईरानी वाज 125% मोर देन द नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड बोथ ईरानी एंड दिलीप बट नॉट रणजी। ईरानी और दिलीप बट नॉट रणजी, मतलब ये वाली वैल्यू कह रहा है वो, ओनली ईरानी प्लस दिलीप नॉट रणजी। ये इसका 125% है, 125% मोर है, तो इसका 225% है। तो ओनली ईरानी प्लस दिलीप आ जाएगा 180 डिवाइड बाय, ये डिवाइड में करोगे तो 225, उधर जाके माइनस होगा, और इन 200। ठीक है, तो 25 से गया 9, 25 से गया 4, 9 से गया 20, तो ये आ गया 80। तो ये वाली वैल्यू आ गई 80। ठीक है भाई, जो ये खेलते हैं। क्लियर है, तो इसको भी हटा देते हैं यहां से। ठीक है, ये भी रिजोल्व हो गया हमारा, तो इसको भी हटा दिया हमने। अब आगे देखो, अब ये रेशियो जो है यहाँ पे जो बीबीएल और रणजी ईरानी और नोट दिलीप का दिया हुआ है, रणजी ईरानी नोट दिलीप का, ये देखो 13:25 है। ठीक है भाई, देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं ये मान के चलूं कि ये 25y है, तो ये 13y होगा भाई। तो यानी कि जो रणजी और ईरानी खेलते हैं दिलीप नहीं खेलते, मतलब ये वाली वैल्यू 13y है। ठीक है, अब रणजी और दिलीप खेलने वालों की संख्या जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं वो 630 थी, तो ईरानी वालों की कितनी होगी भाई, क्योंकि टोटल तो नेशनल लेवल पे 1250, उसमें से 630 माइनस कर दो 620। तो ये जो ईरानी का ग्राफ है, यहां ध्यान से देखना, मैंने पेन भी चेंज किया है, ये देखो ये ईरानी का ग्राफ है। तो ये ईरानी की जो संख्या है वो 620 होगी। तो 13y प्लस 144 प्लस 80 प्लस 240 दैट इज इक्वल टू 620। तो 13y की वैल्यू कितनी, 80 और 240 320, 620 से माइनस होगा 300, और फिर 144 माइनस होगा तो 156। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 13 से गया 12, तो y की वैल्यू आ गई 12। तो 13 इंटू 12 करोगे तो ये आ गया 156, और ये 25 इंटू 12 करोगे तो ये आ गया 300। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये वाले कितने हैं और बीबीएल वाले कितने हैं। ठीक है, तो ये आ गया 156 जो रणजी और दिलीप खेलते हैं, सॉरी रणजी और ईरानी खेलते हैं बट दिलीप नहीं खेलते, और ओनली बीबीएल वाले आगे 300, ओनली बीबीएल वाले आगे 300। ठीक है भाई, तो ओनली बीबीएल वाले कितने आगे, 300। अब देखो और क्या बोला है, बस यही चीजें बोल रखी थी यहाँ पे। तो हमें सीपीएल और बीबीएल का कॉमन भी निकालना है, बाकी तो सारा ही सोल्व हो गया हमारा। तो सीपीएल और बीबीएल का कॉमन कितना होगा जो कि दोनों खेलते हैं। ठीक है, ये और देख लेते हैं एक बार। तो अगर टोटल जो है इंटरनेशनल, जो ओनली इंटरनेशनल खेलते हैं वो टोटल 1000 है, तो ओनली सीपीएल वाले 500, ओनली बीबीएल वाले 300, तो ये वाले कितने हो जाएंगे 200। तो जो दोनों खेलते हैं वो 200। क्लियर है भाई, तो ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट जो है हमारा जो डीआई है वो बन जाएगा, और हमने बहुत आराम से चीजों को सोल्व कर लिया है। ठीक है, आराम से तो नहीं, कैलकुलेशन तो थी काफी सारी, बट बन गया हमारा। ठीक है, अब इस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इन्हीं डायग्राम के बेस पे उनका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं अब। ठीक है, चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
और देखते हैं। मैं ये भी हटा देता हूं, यहाँ पे ये वाला भी हटा देता हूं, ठीक है, सो दैट हमारे पास सिर्फ डायग्राम बचे, ठीक है। और नेक्स्ट में इन्हीं डायग्राम को आगे ले जाऊंगा कॉपी करके, सो दैट आपको क्वेश्चंस का आंसर करने में, उनको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं अब इस पे। देखो भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड एग्जैक्टली इन वन ट्रॉफी। एग्जैक्टली इन वन ट्रॉफी का मतलब है जो सिर्फ ओनली रणजी खेलते हो, या ओनली दिलीप ट्रॉफी में हो, या ओनली आपका ईरानी ट्रॉफी में हो। तो ऐसे कितने लोग हैं? जो ओनली रणजी में है वो है 300, ओनली दिलीप वाले कितने हैं 150, और ओनली ईरानी वाले कितने हैं 240। तो जब आप इन सब का सम करोगे तो 690। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड ओनली इन बीबीएल। तो ओनली इन बीबीएल कितने हैं भाई? 300 इज हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड एट द इंटरनेशनल लेवल। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे टोटल कितने हैं भाई? 1000 तो वो हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल खेलते हैं, और 250 वो भी तो हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों खेलते हैं, और परसेंटेज के लिए 100। तो 300 डिवाइड बाय 1250 इंटू 100। तो 0 से 0, ये 25 से गया 5, 25 से 4, तो 5 से गया 6, तो दो नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 24%। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड इन बोथ रणजी एंड ईरानी ट्रॉफी बट नॉट इन दिलीप ट्रॉफी। ईरानी और रणजी में तो हो बट दिलीप में ना हो। तो ऐसे नंबर ऑफ प्लेयर हैं 156, ठीक है। कितने हैं? 156, क्योंकि जो रणजी और ईरानी में तो हैं बट दिलीप में नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया टू प्लेयर हु प्लेड इन बोथ ईरानी एंड दिलीप ट्रॉफी बट नॉट इन रणजी। अब ईरानी और दिलीप में हो लेकिन रणजी में ना हो, तो वो कितने होंगे? ये होंगे 80। तो ये हो गया 80, ठीक है भाई। तो ये रेशियो बनेगा 156 रेशियो 80। तो अब देखो इसको सिंपलीफाई करो, 4 से गया 4 3 जा, फिर 4 9 जा, ये 4 से गया 20, तो 39 रेशियो 20। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन उसे ही बनाना, जो ग्राफ पहले डीआई जो डायग्राम वगैरह बनाने थे वही मुश्किल थे। नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड इन सीपीएल इज। तो सीपीएल में 500 तो वो हैं जो सिर्फ सीपीएल में खेलते हैं, और 200 वो भी हैं जो सीपीएल और बीबीएल दोनों खेलते हैं। तो जो सिर्फ सीपीएल में है वो 500, और जो सीपीएल में खेलते हैं वो 700। ओनली सीपीएल वाले 500 है, ठीक है भाई। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड इन ऑल थ्री ट्रॉफीज। तो ऑल थ्री ट्रॉफीज में कितने हैं? 144। एंड द नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेड इन बोथ लीग। तो बोथ लीग में कितने हैं? 200। तो इनका जो डिफरेंस है दोनों का वो 56 होगा। अब जो ऑप्शंस हैं वो पी की फॉर्म में है। जब हमने ये डायग्राम सोल्व किए तो पी की वैल्यू 10 आई थी हमारी, यहाँ पुट करो, तो 6 इंटू 10 -6, तो ये तो 54 हो गया भाई। अगर यहाँ देखें 5 इंटू 10 -6, तो ये 44 हो गया। अगर यहाँ पुट करोगे 3 इंटू 10 का स्क्वायर -25 इंटू 10, ठीक है, +6, तो ये 100 300, और में से 250 गया, और प्लस 50 + 6 56, तो ये यार राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है सबको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी एक डाटा इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन है। तो इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के लिए कि फॉलोइंग इज द डाटा रिगार्डिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 4 कंपनीज इन 2018 एंड 2017। ऑल फिगर्स आर इन रुपीज करोड़ में है। तो प्रॉफिट जो होगा वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर होगा, और जब आप प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100% होगा, ठीक है। तो ये 4 कंपनियां हैं, ठीक है, मैकेंसी, बीसीजी, बेन और एटीके, इनके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गिवन है। तो इस टाइप का जब भी डीआई आए ना, देखो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट से रिलेटेड चीजें हैं, तो वही चीजें आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। ग्राफ एक अलग से बनाएंगे, जैसे हमने ये कंपनी है, ठीक है, यहाँ कंपनी ले लिया, ठीक है, कंपनी है, और इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 4 है तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5
और 6 इस तरीके से ये हम ले लेंगे। तो ये 2017 और 2018 इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे, ये 2017, ये 2018, ठीक है। और उसमें भी आगे फिर हमें बताया गया है कि ये रिवेन्यू है, रिवेन्यू, ये 4 कॉलम ले लेंगे, ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया हमने, और ये प्रॉफिट परसेंट ले लेते हैं, ठीक है। सेम यहां पे ले लेंगे रेवेन्यू, फिर यहां एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, फिर प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट ले लेंगे, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। इस तरीके से सोल्व कर लेंगे इसको। ये है मैकेंसी, ये बीसीजी, ये बैन और ये एटीके, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए मैंने सुविधाजनक तरीके से बनाने के लिए ऐसा लिया है, अदरवाइज आप बिना ये टेबल वेबल बनाए आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई इतनी झंझट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैकेंसे का रिवेन्यू है 5800 2017 में, एक्सपेंडिचर है 5300, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा भाई 500 का, करोड़ में। और अगर परसेंटेज में निकालो तो 500 5300 का कितने परसेंट है, ठीक है। तो 20 से 20 तो 5/53, तो ये जाएगा 9 5 45, 450, 9 27, तो कितना बचा 23, तो 923/53%, 923/53%, ये आ गया भाई, ठीक है। अब बीसीजी का देखो 6000 5400, ये 6000 है, एक्सपेंडिचर है 5400, प्रॉफिट होगा 600 का, तो 600/5400, 1/9, 1/9 का मतलब होता है 11.11%, ठीक है। कितना होता है 11.11। फिर ये 5000 है, एक्सपेंडिचर 4800 है, ये आसान है। 5000 एक्सपेंडिचर 4800, तो प्रॉफिट होगा 200, तो 200 डिवाइड बाय 4800, यानी 1/24। 200 को 4800 से डिवाइड करोगे तो 1/24 ही तो होगा, और परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो ये 1/24, तो ये कितना हुआ 2400 के 96, तो 4 1/6 यानी 4.16%, ठीक है, 4.16%। फिर 4800 और 4000, रेवेन्यू है 4800 करोड़, एक्सपेंडिचर है 4000, तो प्रॉफिट हुआ 800 करोड़ का, तो 800 4000 का कितने परसेंट है 20%। इतना तो कैलकुलेट करना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो सीखो पहले, उसके बाद यहां पे आओ। अब देखो 2018 में रेवेन्यू है 6000 मैकेंसी का, और एक्सपेंडिचर है 5000, तो प्रॉफिट कितने का 1000 का, तो 1000 5000 का कितना है 20%, ठीक है भाई। फिर यहाँ 5600 4800, 5600 करोड़ रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है 4800, तो जो प्रॉफिट होगा वो 800 होगा, तो 800/48, तो 1/6 का मतलब होता है 16.66%, ठीक है। अब 2018 में जो रेवेन्यू है वो 5400 है, और एक्सपेंडिचर है 4800, तो ये हुआ 600 का, और 600 4800 का 1/8 होगा, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ये फ्रैक्शन वगैरह परसेंटेज में बहुत अच्छे से बता रखे हैं, तो सोल्व हो जाने चाहिए ये। अब देखो ये 5000 से 4000 का एक्सपेंडिचर है, 5000 का रेवेन्यू, 4000 का एक्सपेंडिचर, तो 1000 का प्रॉफिट, तो 1000 4000 का कितने परसेंट होगा 25%, ठीक है। हो गया सारा फिगर सोल्व। अब इस पे जो क्वेश्चन होंगे जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट होंगे, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, उनको हम सोल्व कर लेंगे, बट एक बार प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना जरूरी था, ठीक है। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, तो अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, विच कंपनी इन विच ईयर हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। अब आप यहां देखोगे 2017 में एमसी मैकेंसी को कितना हो रहा है 9 पॉइंट समथिंग, ये 11 पॉइंट समथिंग, ये 4 पॉइंट, तो यहाँ तो 20% हो रहा है। फिर यहाँ देखें ये 20% है, ये 16.6 है, ये 12.5, ये 25, तो जो एटी के कंपनी है उसको 2018 में मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखें, विच कंपनी हैज मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट पूछा था यहाँ। नेक्स्ट है 12, विच कंपनी हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम 2017 टू 2018, ठीक है भाई। तो अब ये लगभग 10% है 2017 में एमसी को, और यहाँ 20% हो गया, तो ये कितना कितना इंक्रीमेंट हो गया भाई
या नॉर्मली आप देख लो कि 500 करोड़ से 1000 करोड़ हो गया तो 200% हो गया, 100% हो गया, 500 में 500 ऐड हो गया। अब अगर यहां देखें ये 600, तो ये 600 से 800 हो गया भाई, तो 600 से 800 हुआ तो कितना हुआ, 200 बटे 600, तो 33% हुआ, 33.33%। बट ये बेन को 200 से 600 हुआ तो 400 करोड़ ज्यादा हुआ। तो 400 करोड़ 200 करोड़ का परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो 200% है। ठीक है भाई, तो यानी कि बेन कंपनी को सबसे ज्यादा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट बाय मैकेंसे इन 2018। तो मैकेंसे को 2018 में कितना प्रॉफिट हुआ है, 20%। एंड बेन इन 2018, बेन को 2018 में कितना हुआ है, 12.5। ठीक है, तो दोनों का अगर टोटल कर दें तो 32.5%, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ मैकेंसे इन 2017 टू बीसीजी इन 2017। तो मैकेंसे का जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है न्यूमेरिकल वैल्यू में, ये आप बोल सकते हो कि 500 डिवाइड बाय 5300 परसेंटेज था। ठीक है, और क्योंकि 9.23 बाय 53 ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा तो यही ले लेते हैं 500 बाय 53। और बीसीजी का 2017 में था ये 600 डिवाइड बाय 5400, 600 डिवाइड बाय 5400। ठीक है, तो ये 20 से 20, ठीक है भाई, ये 20 से ये 20, 6 से गया 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 9 जा 45 और ये 53, तो 45 रेशियो 53 आ गया, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, फॉर ऑल कंपनीज कंबाइंड व्हाट इज द परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज इन द सम ऑफ देयर प्रॉफिट फ्रॉम 2017 टू 2018। तो 2017 में सारी कंपनी का प्रॉफिट कितने था, 500 600 1100 1300 800 2100 करोड़ का। 2018 में कितना है, 1800 2400 प्लस 3400, तो ओवरऑल इंक्रीज कितने का हुआ, 3400 करोड़ माइनस 2100 करोड़, दैट इज 1300 करोड़। तो 1300 करोड़ इज व्हाट परसेंट ऑफ 2100 करोड़ इनटू, परसेंटेज के लिए 20 से 20, ये 21 छिका 126, तो फिर बचेगा कितना 40, तो अप्रोक्सीमेटली 62%, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सबको, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, अब ये भी एक डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो 16 से 25 क्वेश्चन इस पे इंफॉर्मेशन पे दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है डीआई, यहाँ पे एक मिक्स डीआई है, पाई चार्ट प्लस टेबल। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो आपको पहले ये पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, देखते हैं फिर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो पहले बोला है कि 5 डिफरेंट स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करते हैं मल्टीपल टूर्नामेंट ड्यूरिंग अ ईयर, ईच स्कूल won some gold silver and bronze medal. The pie chart given below shows the percentage distribution of number of gold medal won by each school out of total gold medal won by all school. अब देखो पाई चार्ट में कोई भी वैल्यू 100% होती है, तो यहां भी टोटल तो 100% ही होगा। तो यहां से आपको देखो स्कूल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो जो ए है वो 24% है। ठीक है, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। जो बी है वो 16.5% है, और जो सी है वो 18.5% है, और जो डी है वो x प्लस 5% है, और जो ई है वो x माइनस 4% है। तो 24 16 और 18, तो ये बन जाएगा 58 प्लस 0.5 59, और 59 में ये 5 और माइनस का 4 1 ऐड करोगे तो 60, तो 2x की जो वैल्यू है वो 40% बचेगी, तो x की वैल्यू यहां से 20% आएगी। ठीक है, तो यानी कि स्कूल ए, ये स्कूल ए है, ये स्कूल बी है भाई, ये स्कूल सी है, ये डी है और ये ई है। तो अगर ए बी और सी का पता है हमें, तो डी का 25% गोल्ड मेडल है और ई के जो गोल्ड मेडल है वो 16% है। ठीक है, अब आओ दूसरे वाली टेबल चार्ट पे। द टेबल चार्ट गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गोल्ड एंड नंबर ऑफ सिल्वर मेडल and won by each school and percentage of number of bronze medal won by each school as percentage of number of silver medal won by that school. जैसे
कि यहाँ पे डिफरेंस है नंबर ऑफ गोल्ड और सिल्वर मेडल का, कि पता नहीं कितने गोल्ड जीते हैं कितने सिल्वर जीते हैं, कौन ज्यादा है कौन कम है ये भी नहीं मालूम, गोल्ड ज्यादा है कि सिल्वर ज्यादा है हमें नहीं पता। तो जैसे गोल्ड और सिल्वर का डिफरेंस यहाँ दिया गया है हर एक कॉलम में, और फिर यहाँ पे बोला गया है जो ब्रॉन्ज मेडल है वो सिल्वर मेडल का, जैसे सपोज यहाँ सिल्वर मेडल स्कूल में 100 है, तो जो ब्रॉन्ज मेडल होंगे वो उसका 84% होंगे। बात समझे कि नहीं? तो ये कॉलम ब्रॉन्ज मेडल के लिए आ जाएगा और फिर आप यहाँ पे टोटल निकाल लोगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और एक नोट दिया है, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाय स्कूल ई वर 86 मोर देन दैट ऑफ स्कूल डी, कि ई ने जितने मेडल जीते वो डी से 86 ज्यादा है। बात समझ में आई? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और डी और ई पे ही डिपेंड करेगा सारा खेल। पहले तो एक्स की वैल्यू 20% आई थी, तो अगर मैं 4x की वैल्यू निकालूं यहाँ ब्रॉन्ज मेडल में तो ये 80% हो जाएगा। ये 70 है तो यहाँ पुट करेंगे तो ये 70 + 1 71% हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला मसला यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है भाई, ताकि हम इस स्पेस को यूज कर लें थोड़ा सा, ठीक है, आसानी रहे हमें यूज करते हुए। ठीक है, चलो अब सारा क्वेश्चन जो घूम रहा है यहाँ पे वो घूम रहा है टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाय स्कूल ई वर 86 मोर देन दैट ऑफ स्कूल डी। ई के मेडल डी के मेडल से 86 ज्यादा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ये डिफरेंस है ना, ये एग्जैक्ट नहीं पता कि गोल्ड ज्यादा है कि सिल्वर ज्यादा है, इसलिए यहां से 4 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 4 केस। पहला केस, ये ई है, ये स्कूल डी है, ठीक है भाई, तो पहले बनाते हैं केसेस, उसके बाद 4 केस कौन से बनेंगे, उनको किस तरीके से सोल्व करना है ये देखते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपली कि अगर स्कूल डी, अगर मैं कहूं कि टोटल जो है वो गोल्ड मेडल 400 वाई है, अपनी तरफ से मान लिया 400 वाई ताकि कैलकुलेशन आसान रही, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 24% लोगे 400 का तो 96 वाई। स्कूल बी के गोल्ड मेडल 400 का 16.5, 16 चौके 64, 66 वाई। स्कूल सी के गोल्ड मेडल 400 का 18%, 72 और 2 74 वाई। 25% लोगे 400 का तो 100 वाई, और 16% लोगे तो 64 वाई। ठीक है, अब स्कूल ए के गोल्ड मेडल लेते हैं कि अगर स्कूल ई के गोल्ड मेडल 64 वाई है, पहला केस तो यही बन गया, और जो सिल्वर मेडल है वो इससे कम है, सिल्वर मेडल इससे कम है, तो सिल्वर मेडल, ये गोल्ड है तो सिल्वर मेडल कितने होंगे भाई? जितने गोल्ड मेडल है उससे 144 लेस। फिर ब्रॉन्ज मेडल कितने होंगे? जितने सिल्वर मेडल है उसका 80% ब्रॉन्ज है, तो इसका 80% लोगे तो 8 चौके 32 और 8 चौके 48, तो ये 51.2 वाई माइनस इसका 80% लोगे तो 8 चौके 32 से 14 8 112 115.2, तो ये आ गया टोटल मेडल। तो ये ब्रॉन्ज मेडल है स्कूल ई के, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये पहला केस है हमारा। ठीक है, अब डी के निकालो। अब डी के भी, अगर डी के भी देखें, डी के हमारे गोल्ड है 100 वाई, तो गोल्ड है 100 वाई, ठीक है। सिल्वर कितने होंगे? मान लीजिए ये 120 लेस है इससे, तो सिल्वर होंगे 100 वाई माइनस 120, ये सिल्वर। और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो सिल्वर का 75% है, तो 100 वाई का 70% लोगे कितना? 75 वाई, और इसका 75% लोगे 120 का तो 90। ठीक है, और इनका टोटल मेडल का डिफरेंस जो है वो 86 है। तो जब आप यहां से इसको कैलकुलेट करोगे y की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगी, 4 पॉइंट समथिंग ऐसे करके आएगी, तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो इसलिए पहला केस एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और दूसरा केस, जब आप यही सिल्वर मेडल 64 वाई माइनस 144 लोगे, लेकिन यहां पे इसको प्लस ले लोगे, ठीक है, यहां पे 120 को प्लस ले लोगे, सिल्वर मेडल 120 प्लस ले लिया हमने, तो यहां से भी नहीं आएगा, तो ये केस भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस बनेगा जब ये 144 लेस की बजाय ज्यादा हो, यानी कि गोल्ड मेडल तो 64 वाई है लेकिन सिल्वर मेडल 64 वाई प्लस 144 भी तो हो सकते हैं, और फिर यही 51.2 वाई और माइनस की जगह प्लस का 115.2 हो जाएगा, और इधर एक बार माइनस लोगे, ठीक है भाई, एक बार माइनस लोगे और एक बार प्लस लोगे। ठीक है, तो जब आप यहां पे प्लस लोगे, यहां 100 वाई प्लस 120, तो ये केस भी सही नहीं बैठेगा, तो 3 केस एलिमिनेट हो जाएंगे। एक चौथा केस सही बनेगा जब आप क्या लोगे? इसको प्लस लोगे, यानी कि यहां पे प्लस लोगे और इधर माइनस लोगे।
ठीक है, एक ही केस बनेगा, टोटल 4 केस है, 3 केस एलिमिनेट हो गए। बात समझ में आई? तो अब मैं इसको हटा के कैलकुलेट कर लेता हूं कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको 3 केस बना के दिखा दिए भाई। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं निकालूंगा मैं, थोड़ा सा काम तो आपका भी है, आपको भी करना चाहिए, है ना? ठीक है, लेकिन 3 केस एलिमिनेट हो जाएंगे। ये मत सोचना कि सर ने केस नहीं बताया, क्योंकि यही डीआई आधे घंटे का बन जाएगा। आप बोलोगे सर इसको तो एग्जाम में छोड़ ही देते इससे अच्छा, है ना? तो इसलिए मैंने आपको केस बना के दिखा दिए, बट उनसे आंसर नहीं आएगा। तो केस से आंसर किससे आएगा कि मान लीजिए ई के गोल्ड मेडल कितने हैं, ई के 64y, और सिल्वर मेडल माइनस है 64y माइनस 144, या सॉरी प्लस है। ठीक है, माइनस था ना, माइनस 120 था, ये प्लस था, एक ही केस काम करेगा। और इसका ब्रॉन्ज मेडल कितना होगा, इसका 80%, ये सिल्वर मेडल है, इसका 80% लोगे तो 8 चौके 32 48, तो 51.2y प्लस 8 चौके 32 115.2। ठीक है, तो ये स्कूल ई के टोटल मेडल है। अब डी का देखो, डी का माइनस लेना है। 3 केस एलिमिनेट कर चुके हैं, ये मत सोचना कि सर आपने ऐसे कैसे ले लिया, 3 केस बना के एलिमिनेट कर दिया हमने। अब देखो डी ई डी के गोल्ड मेडल है 100y, तो डिफरेंस तो लेना ही है इनका। गोल्ड मेडल है 100y, तो सिल्वर कितने होंगे 120 लेस, क्योंकि ज्यादा वाले केस हम एलिमिनेट कर चुके हैं। ठीक है, प्लस ब्रॉन्ज कितना होगा इसका 75%, तो 100y का 75% 75y, 120 का 90, और ये नंबर है 86 के बराबर। अब देखो इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व होगा ये। ठीक है, तो अगर देखें ये 64 64 128 और 128 और 50 178 179.2y। ठीक है, और ये 100 100 200 माइनस के 275y। ठीक है भाई, अब ये देखो 115.2 और ये 144, तो ये हो गया 11 और 14 25, और ये बन गया 259.2, और ये माइनस का 210 और प्लस का हो जाएगा ये 210, दैट इज इक्वल टू 86। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये उधर चला गया, तो कितना बचेगा 179.2 में से 275, तो ये बन गया भाई 20.8 और 75, और तो ये बन गया 95.8y। ठीक है, ये बनेगा शायद, यही बनेगा 95.8y। ठीक है, क्योंकि 179.2 में 20.8 ऐड करोगे 200, तो वो और 75। ठीक है, यही बनेगा कुछ इतना सा ही, देखते हैं बाकी आगे। ठीक है, अब 259.2 और 210, ये 86 इधर आके माइनस होगा, तो 259.2 और 86 जब 210 में से माइनस कर देंगे तो 210 में से 80 गया तो कितना बचेगा भाई 130, 26 गया तो 124, 124। पता नहीं कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो जाए, 3 8, तो ये 383.2 बच गया, 383.2। तो y की वैल्यू 383.2 डिवाइड बाय 95.8, तो आई थिंक ये 4 से कट रहा है, 4 अट्ठे 32, 3 4 पंजे 20, 3 23, 2 4 में से 2, तो y की वैल्यू 4 आ गई भाई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब यहां से हमारा केस, जब हमने क्या लिया गोल्ड, यहां पे गोल्ड लिए ई के 60 जितने भी हैं, जो सिल्वर लिया वो ज्यादा लिए, गोल्ड से 144 ज्यादा, और सिल्वर लिए गोल्ड से ज्यादा, और डी के जब हमने सिल्वर लिए गोल्ड से कम, तो तब जाकर के सेटिस्फाई हुआ, अदरवाइज 4 केस बनते, 4 केस बनाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने 3 केस बता दिया आपको और वो एलिमिनेट हो गए, ये बचा। ठीक है भाई, चलो ये मत सोचना कि सर एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही दो पूरे की, तो इसी डीआई पे 1 घंटे की वीडियो बनेगी, है ना? इतना लेंदी नहीं, बता दिया है, एग्जाम में ये क्वेश्चन स्किप करने के होंगे ही होंगे, है ना? कैसे करोगे, टाइम ही नहीं है, टोटल तो आपके पास 25 मिनट है। ठीक है भाई, 30 क्वेश्चन है, तो क्या 25 मिनट इसी पे दे दोगे तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर ना होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन बता रहे हैं हम। ठीक है, चलो, तो अब देखो y की वैल्यू आ गई 4 हमारे पास, तो टोटल मेडल कितने होंगे भाई, गोल्ड मेडल 400 इंटू 4 1600। ठीक है, तो अगर 96 y की वैल्यू निकालूं तो a के कितने गोल्ड मेडल, यहाँ पे लिख लेते हैं अब गोल्ड ना, तो लेकिन बाकियों का कैसे लेंगे, a का कितना लेंगे 116 है। ठीक है, वो प्लस होगा कि माइनस होगा, ये भी तो एक दिक्कत है ना, डी और ई का तो ले लिया हमने। ठीक है, ए का और बी का और सी का कैसे लेंगे, तो ये भी सोचना पड़ेगा भाई।
देखते हैं भाई उसको भी। पहले यहाँ पे गोल्ड निकाल लेते हैं सबके। ठीक है, तो 24% लोगे जब आप किसका, 1600 का, क्योंकि जो ए के गोल्ड है वो 24% है। तो या यहाँ वाई की वैल्यू 4 पुट कर लो, 96 वाई है, तो 4 छिका 24, 4 निमा 36 और 2 38, तो 384 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 66, 4 छिके 4 6 24, ये 264 हो गया भाई। उसके बाद अगर यहाँ देखोगे 4 चौके 16, 4 सत्ते 28 और 1 29, ये देखोगे 100 वाई तो ये 400 होगा, और ये 64 वाई तो 4 चौके 16, 4 चौके 24 और 1 25, तो 254 होगा। ठीक है, तो ये हमारे बन जाएंगे नंबर ऑफ गोल्ड मेडल सबसे भाई। ठीक है, अब ये रह गया कि स्कूल डी और ई में तो पता चल गया हमें। ठीक है, जो सिल्वर मेडल है डी के, तो गोल्ड में से 120 माइनस कर दो। तो 120 जब आप माइनस करोगे 400 में से, तो इसके तो सिल्वर हो गए 280, और इसका 144 ऐड कर दो, तो 390, टू 4 चौके 16 है ना ये, तो 256 बनेगा ये। 256 में 144 ऐड करेंगे तो इसके गोल्ड हो गए 400। बट अब ए बी सी में तो नहीं पता ना कि गोल्ड ज्यादा है कि सिल्वर ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या करें, देखो, अगर मैं यहां बोलूं कि ये कम है, तो 384 से गोल्ड ज्यादा है सिल्वर से, तो अगर 116 माइनस कर दूं तो 14 में से 6 गया 8, ये 268 बचा। अब 268 का जब 84% लूंगा तो ये डेसिमल में आएगा, और अगर ये कंप्लीट नहीं आ रहा तो दैट मीन्स फिर वो कैसे हो सकता है यार, कोई गोल्ड मेडल ये थोड़ा कि पॉइंट दो बच्चे को मिला, मिलेगा तो कंप्लीट को ना, इंटीजर तो कंप्लीट होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये माइनस से नहीं आएगा, तो ये ज्यादा है इससे। जब 384 में 116 ऐड करोगे तो तब 500 बनेगा, और 500 का 84% कंप्लीट नंबर आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये 500 ज्यादा है। ऐसे ही जब इसको चेक करोगे, इसमें से माइनस करके तो डेसिमल में आएगा, लेकिन जब इसमें ऐड करोगे तो 6 और 4 10, ये 44 और 45, 450 का 78% एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। ऐसे ही जब इसमें इसको ऐड करोगे 400 तो एग्जैक्ट नंबर आएगा, माइनस करोगे तो एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, और डेसिमल में हो ही नहीं सकता। तो नंबर ऑफ गोल्ड और सिल्वर मेडल हमने बड़े आराम से निकाल लिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा केस बन रहे थे, 4 5 केस बन रहे थे, ऐसा मत सोचो कि आराम से निकल गया है, केसेस ज्यादा है भाई। अब ब्रॉन्ज मेडल निकाल लो। तो ये जो ब्रॉन्ज मेडल है, ये नंबर ऑफ सिल्वर मेडल का 84% है। तो 500 का 84% लोगे तो स्कूल ए के ब्रॉन्ज मेडल कितने भाई, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42। तो 450 का 78% लोगे तो 450 बाई 100 इंटू 78 जीरो, 5 से गया 9, 5 से गया 2 से 39, तो 9 9 जा 81, 27 और 8 35, 351 आ जाएगा भाई। फिर ये 71% लोगे तो 4 4 सत्ते 28, 284 आ जाएगा। तो जब 280 का 75% लोगे तो 3/4 210 आएगा, और जब 400 का 80% लोगे तो 320। अब टोटल मेडल भी इसका इसका और इसका सम कर लो। स्कूल ए में गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो 3 और 5 8, 1200, 1304 बन गया। ठीक है, 1304। ये 450, 264, 351, तो 4 और 1 5। ठीक है, ये 5 + 5 10, 10 + 6 16, 3 3 6 4 10, तो 1065 हो गए स्कूल बी के टोटल मेडल। ये 4 + 6 10। ठीक है भाई, फिर 8 + 1 9, 9 + 9 18, 3 4 7 2 980 बन गया। ठीक है, यहां देखेंगे 280, 400 680, 880 890 बन गया 890। और स्कूल ई के अगर देखें 256, 320 और 400, तो ये बन जाएगा 720, 920, 976। ठीक है, और अगर टोटल निकालें गोल्ड, ऐसे भी कर लो ना, पूरी टेबल बन जाएगी, गोल्ड भी और सिल्वर भी और ब्रॉन्ज का भी और फिर इनका भी, ऐसे भी सम कर लो। 4 + 4 8 + 6 कि गोल्ड मेडल सारे स्कूलों ने कितने जीते। क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड होते हैं। 4 4 8 14, 6 20, 2 10 16 और 9 25, 25 और 5 30, 3 3 6 8 10 14 16, तो 1600 गोल्ड है टोटल। सिल्वर कितने हैं, 0 8 + 5 13, 3 + 4 3 13 है तो 5 2 7 4 11, 11 ये 2030, ये टोटल सिल्वर मेडल है। और जो ब्रॉन्ज है वो है 1 + 4 5,
2 + 5 7 8 15 16 18 5 8 10 15 1585। ठीक है भाई। और अब 1600 2030 और 1585 का सम करेंगे तो ये 3630 और 1530 और 85, तो 5215 ये बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा था मुश्किल था, लेंदी था, बट केस भी ज्यादा बन रहे थे। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके अभी देखो 15 से भी मिनट ऊपर लग गए, जबकि हमने 3 केस तो मैंने सिर्फ आपको बताए हैं, वो सोल्व नहीं किए। ठीक है, तो वरना 1 घंटे का ये डीआई हो जाता। ठीक है भाई, चलो तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखो भाई, तो अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड कैसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल वोन बाय स्कूल ए एंड सी टुगेदर। तो ए के ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं भाई 420, और सी के ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं 284। तो 420 और 284 का सम आपको करना है। तो ये 4 0 4 + 2 6 + 1 7। ठीक है, तो 704 जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई सबको। चलो नेक्स्ट देखो भाई, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 17 रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल वोन बाय स्कूल ई। ठीक है, रेशियो बताना है ब्रॉन्ज मेडल बाय स्कूल ई। तो ब्रॉन्ज मेडल बाय स्कूल ई कितना है 320, 320 एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल वोन बाय स्कूल बी एंड सी टुगेदर। तो बी और सी के गोल्ड मेडल देखो, तो बी के गोल्ड मेडल कितने हैं 264, सी के कितने हैं 296। तो 264 + 296, तो ये 320 है। जब आप ये सम करोगे 4 + 6 10, 6 + 9 15 + 1 16, तो ये 560। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से जाएगा या 8 से गया 4 और 8 से गया 7, तो क्या बना 4:7। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाय स्कूल सी एंड डी टुगेदर। तो सी के जो टोटल मेडल है वो 980 है, और डी के जो टोटल मेडल है वो 890 है। तो 980 + 890। ठीक है, और इसका एवरेज बताना है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 0 8 + 9 17, तो 1870/2, तो 935। तो 935 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सिल्वर मेडल वोन बाय स्कूल ए एंड स्कूल डी। सिल्वर मेडल, स्कूल ए के सिल्वर मेडल कितने हैं 500, और डी के सिल्वर मेडल कितने हैं 280। तो 500 और 280 का जो डिफरेंस है दैट इज 220। ठीक है भाई, लेकिन x की वैल्यू हमारी 20 आई थी, याद है जब हमने इसको सोल्व किया था तो x की वैल्यू हमारी 20 आई थी। ये देखो 4x 80 था, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 20। तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो 12x - 45 देखो सबसे पहले, 12x - 45, तो 12x 12 × 20 240 - 45, तो 195 बनेगा, लेकिन डिफरेंस तो 220 है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है 8x, तो 8 × 20 240, सॉरी 160 + 45, ये 205 बनेगा, तो ये भी गड़बड़। ये है 9x, तो 9 × 20 180 + 20, ये 200 बनेगा, तो ये भी गड़बड़ है भाई। तो यहां देखो पुट करो 12.5, 12.5 × 20, तो ये बन गया 250, 12.5 12 दूनी 24 और 20 है तो 250 बनेगा भाई। तो 250 - 15, तो ये 235, तो ये भी गड़बड़ हो गया। 11x, तो 11 × x की वैल्यू 20 है तो 220, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 5 है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो 19 का आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, इफ नंबर ऑफ सिल्वर मेडल वोन बाय स्कूल बी वर m। सिल्वर मेडल वोन बाय स्कूल बी, तो सिल्वर मेडल बाय स्कूल बी कितने हैं 450, तो m की वैल्यू आ गई 450। एंड द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल वोन बाय स्कूल डी, डी के गोल्ड मेडल, ठीक है भाई, डी के गोल्ड मेडल कितने 400, तो n की वैल्यू 400। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 × m - n। तो 3 × 450 - 400, तो ये हो गया 3 × 50, तो 3 × 50 इज 150, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े,
नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक आपका डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट नंबर्ड 1 and 2 गिवन बिलो इट। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। जो भी है वो ऑप्शंस पे हम डिपेंड करेगा। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको एक चीज ध्यान रखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, जो आपका डाटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसे एग्जैक्टली सोल्व नहीं करना होता। आपको सिर्फ ये देखना है कि स्टेटमेंट सफिशिएंट है कि नहीं। तो स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 45% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर सीपी 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 45% मोर है तो 145। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 10% मोर देन द सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस जो है वो मार्क प्राइस क्या है, इससे भी 10% ज्यादा है। तो यानी कि 110% ऑफ 145, यही होगा भाई। अब क्या रहा है, एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड इज दिस। तो डिस्काउंट आ जाएगा ना यहां से, यानी इन दोनों का जब डिस्काउंट डिफरेंस लोगे तो वो डिस्काउंट ही तो होगा। एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करोगे तो एसपी होगा। तो जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू 870 होगी और वहां से 1 की वैल्यू आएगी, फिर आप एसपी बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना, ये नहीं है कि आंसर निकालना है। हमें पता चल गया कि हाँ सेलिंग प्राइस निकालना आसान है, क्योंकि जो भी वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू 870, 1 की वैल्यू कुछ आएगी, 145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 से आंसर हो सकता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2, ऐसे ही तो टाइम खराब करते हैं एग्जाम में भी, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना होता, सिर्फ पता करना होता है। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 45%। तो मतलब तो वही हुआ ना कि अगर सीपी 100 है तो प्रॉफिट 45 का, तो सेलिंग प्राइस कितना 145। हैड द आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर रुपीज 300 मोर, अगर वही 300 रुपए ज्यादा में बेचे, द शॉपकीपर वुड हैव अर्नड 50% प्रॉफिट। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब अगर मान लीजिए ये 100x है, ये 45x है, ये 145x है, तो अगर 145x से 300 ज्यादा में बेचे तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, 150% ऑफ सीपी, क्योंकि 50% का प्रॉफिट है। तो यहां से भी x की वैल्यू आ जाएगी 60 और प्रॉफिट सॉरी सेलिंग प्राइस निकल आएगा आराम से। तो इस स्टेटमेंट से भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो दोनों से आंसर हो जाएगा, इसलिए जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर 3। द डाटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 22, द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 एंड 4 गिवन बिलो इट। इसीलिए ये पेपर थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि 3 3 4 4 स्टेटमेंट देके पूछा गया था। मिनट 25 है आपके पास, तो सोच के देखो। तो यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड एनी ऑफ द स्टेटमेंट अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देयर आर ओनली 3 पीपल इन अ फैमिली, फादर मदर एंड अ चाइल्ड। ठीक है, फादर है, मदर है, चाइल्ड है। Present age of father and mother are in the ratio 10:9 respectively. Then find the present age of the child. ये फादर है, ये मदर है, ये चाइल्ड है। जो फादर और मदर की प्रेजेंट एज है वो 10:9 में है और चाइल्ड की एज हमें बतानी है। ठीक है भाई, अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है पहले ये देखो। 10 year hence from now the age of child will be 56% less than that of the father, देन दैट ऑफ द फादर। तो इससे क्या पता चला कि अगर फादर की एज 10x है, 10 year हैंड्स फ्रॉम नाउ, तो अगर चाइल्ड की एज y मान के चले हम, ठीक है, द एज ऑफ चाइल्ड विल बी 56% लेस देन दैट ऑफ द फादर। तो 56% लेस का मतलब है कि 10 साल बाद फादर की एज ये होगी। ठीक है, तो चाइल्ड की एज इसका 56% लेस का मतलब इसका 44% होगी। दैट इज इक्वल टू y प्लस 10। तो x और y एक इक्वेशन बन गई, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं हमें यहां से। ठीक है, कि मिलेगा कुछ अकेली एक इक्वेशन से तो नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, चलो फिर स्टेटमेंट 2 देखो क्या है। प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इज 70% लेस देन दैट ऑफ द फादर एंड 24 ईयर लेस देन दैट ऑफ द मदर। इससे बच जाएगा, क्योंकि ये फादर है, मदर है, चाइल्ड है। अगर ये 10:9 में है तो वो कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इज 70% लेस देन दैट ऑफ द फादर। तो 10 का 70% यानी 7 लेस है, तो चाइल्ड की एज 3 है। एंड
देन 24 ईयर लेस देन मदर, तो 9 मदर से और चाइल्ड से 9, 3 का गैप 6, 6 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 4, तो चाइल्ड कितने का, 12 साल का। तो स्टेटमेंट 2 से बता सकते हैं। अब स्टेटमेंट 3 चेक करते हैं। 6 ईयर एगो फ्रॉम नाउ, आज से 6 साल पहले, द एज ऑफ मदर वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ चाइल्ड, 5 times the age of child. 6 year hence from now the age of father will be 28 year more than that of the child. अब देखो, अगर ये 10x और 9x है सिंपली, तो 6 year ago from now द एज ऑफ मदर, तो मदर की एज कितनी होगी 9x माइनस 6, चाइल्ड की एज क्या होगी y माइनस 6। ठीक है भाई, द एज ऑफ मदर वाज 5 टाइम्स, तो इसकी एज के 5 टाइम्स के बराबर है। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनेगी। 6 ईयर हैंस फ्रॉम नाउ द एज ऑफ फादर, फादर की एज कितनी होगी 10x प्लस 6, ठीक है, विल बी 28 ईयर मोर देन दैट ऑफ चाइल्ड, और चाइल्ड की एज होगी y प्लस 6, और इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 28 ईयर है। ठीक है, तो x और y की फॉर्म में एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तो यहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी, हमें पूरा मैं यहां पे सोल्व नहीं करूंगा बट आ जाएगी। ठीक है भाई, तो यहां से भी आंसर हो जाएगा, तो आराम से आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड से हो जाएगा। अब फोर्थ पे आओ। अब वैसे आप देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे यहां लिखा है ओनली वन, नहीं है, ओनली टू नहीं है, ओनली 1, 2 एंड 3, ओनली वन तो था ही नहीं, ओनली 2, 3 एंड 4, या ओनली 1 एंड 2, ये भी एलिमिनेट, तो यही एक ऑप्शन बचेगा। पूरा भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तो टाइम बचाना होता है एग्जाम में। देखो स्टेटमेंट 4 भी सोल्व कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड फादर इज 4 ईयर, तो ये तो सीधा ही पता चल गया, 10x और 9x, x की वैल्यू कितनी होगी 4, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड एंड मदर इज 24, तो ये तो x की वैल्यू 4 है, तो फादर कितने के 40 के, मदर कितने के 9x 36 के, तो चाइल्ड जो है वो इनसे छोटा होगा, मदर से 24, तो 36 माइनस 24, चाइल्ड की एज 12, तो हो गया सोल्व। तो यहां से भी सोल्व हो जाएगा, तो यही तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। हैरी, रॉन एंड कैड्रिक स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 14, रेशियो 15, रेशियो 20। आफ्टर 5 मंथ हैरी इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट विच वाज 2/5 ऑफ द, देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन जब भी सोल्व करो पहले कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ो, सो दैट आपको ये पता चल जाए टोटल टाइम कितना है। जैसे यहां बोल रहा है आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर ऑफ बिजनेस, तो मतलब टोटल टाइम जो है वो 1 ईयर है। उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर लो। तो ये हैरी है भाई, ये हैरी है अपना, ठीक है, ये रोन है और ये कैड्रिक है। ठीक है, तीनों एक बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, किस रेशियो में, 14, रेशियो 15, रेशियो 20। अब जो जो भी कंडीशन दे रहा है, ठीक है, उस कंडीशन को आप आराम से फॉलो करते चलो। आफ्टर 5 मंथ हैरी इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट विच वाज 2/5 ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रोन, तो 5 मंथ तो हैरी का यही लगा रहा, उसके बाद नेक्स्ट जो 7 मंथ होंगे वो 14 में इंक्रीज हुआ, 2/5 ऑफ द रोन। ठीक है, तो ये हैरी की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। आगे कह रहा है 3 मंथ्स आफ्टर दैट, मतलब 8 महीने बाद, रोन इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय एन अमाउंट विच वाज 1/4 ऑफ द कैड्रिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो 8 मंथ तो रोन का यही लगा रहा, फिर नेक्स्ट 4 मंथ रोन ने इंक्रीज कर दिया 1/4 ऑफ द कैड्रिक। ठीक है, तो ये रोन का टोटल हो गया, एंड कैड्रिक इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट बाय द अमाउंट 2/3 ऑफ रोन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो 8 मंथ तो कैड्रिक का भी यही लगा रहा, फिर अगले 4 मंथ के लिए कैड्रिक ने 2/3 ऑफ रोन इंक्रीज किया भाई। ठीक है, अब देखो इनका टोटल प्रॉफिट में शेयरिंग क्या बनेगा, तो 14 इंटू 5 कितना हो गया भाई 70, प्लस ये 5 से गया 3, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 14 20 इंटू 7 140, तो प्रॉफिट में शेयरिंग हैरी की होगी 210 की। रोन की देखें 15 इंटू 8 120, प्लस 4 से गया 5, तो 5 और 15 20 प्लस 4 20 इंटू 4, तो कितना हो गया 80। ठीक है, तो रोन की होगी 200। कैड्रिक का देखें 20 इंटू 8 160, ये 3 से गया 5, 5 प्लस 2 10 प्लस 20 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 120, तो कैड्रिक की जो पार्टिसिपेशन होगी प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो 280 होगी। ठीक है भाई, तो ये तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग आ गया। अब पूछ क्या रहा है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ बिजनेस द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ रोन एंड हैरी, तो रोन एंड हैरी का प्रॉफिट शेयर कितना है भाई 10। ठीक है, रोन एंड हैरी
वाज व्हाट परसेंट दैट बिटवीन रोन एंड कैड्रिक। तो रोन और कैड्रिक का कितना है 200 और 280 का कितना है 80। तो जो 10 है वो 80 का कितने परसेंट है ये बताना है। तो 0 से 0 100/10 करोगे तो 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बना सकते हो, इजी है, बहुत आराम से बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ बोट ए। बोट बी की जो स्पीड है स्टिल वाटर में ए की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए टू अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी is 9:8. The ratio of upstream speed of boat A to downstream speed of boat B is 6:11. Both the boats are traveling in the same direction. ठीक है भाई। अब देखो यहीं से चीजें हमें मिल जाएंगी। अब अगर क्या कह रहा है वो, अब बोट जो स्टिल वाटर में स्पीड है, स्टिल वाटर में वो 8 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है दोनों का। और जो दोनों अगर सेम उसमें है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, जो बोट की जो सॉरी जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो तो सेम ही होगी। अगर मैं मान के चलूं कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई। तो बोट बी की स्पीड जो है ये b है और ये बोट a है। तो स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होगी, बोट बी की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है दैट ऑफ ए। तो बोट ए की अगर y किलोमीटर पर आवर है तो बोट बी की स्पीड y प्लस 8 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, किसके अंदर, स्टिल वाटर के अंदर। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी इसकी, y प्लस 8 प्लस एक्स। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, y प्लस 8 माइनस स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी। ऐसे ही जो स्पीड ए है, स्पीड ए सॉरी बोट ए, इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, y प्लस एक्स, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, y माइनस एक्स, यही होगी। अब वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए यानी y प्लस एक्स, ठीक है, टू अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी ये है y प्लस एक्स, सॉरी y प्लस 8 है ये माइनस एक्स, तो y प्लस 8 माइनस एक्स। ठीक है, ये जो रेशियो है ये 9:8 है, 9:8 है। और फिर कह रहा है रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए यानी y माइनस एक्स टू डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी यानी y प्लस 8 प्लस एक्स, ये है 6:11 में। तो यहां से दो इक्वेशन बनेंगे, पहले वो सोल्व करेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें भाई, तो 8y प्लस 8x इज इक्वल टू 9y माइनस 9x प्लस 72। तो x उधर जाके हो गया 9 प्लस 8 17x, y जाके माइनस का हो गया तो 72। जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11y माइनस 11x इज इक्वल टू 6y प्लस 48 प्लस 6x। ठीक है, तो x उधर जाके माइनस होगा 17x, y माइनस होगा 5y, और ये उधर जाके माइनस का 48, ये बच गया भाई। ठीक है, तो अब देखो क्या करें, 17x है तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं, 17x माइनस वाई इज इक्वल टू 72, और ये 17x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 48। तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसल, तो 4y बचेगा, और इधर बचा 8 और 2 10, 7 4 11 और 1 12। तो y की वैल्यू आ गई 30। अगर y की वैल्यू 30 है तो यहां पुट कर दो 17x, 30 उधर जाके ऐड होगा 30, तो ये आ गया 102। तो x की वैल्यू आ गई 102/17 यानी कि 6। तो x आया 6 और y आया 30। तो सारी स्पीड आ जाएंगी। अब तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई x, y कितना है 30, तो बोट ए की स्टिल वाटर में स्पीड आ गई 30 और बोट बी की आ गई 38, है ना। और डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई y प्लस एक्स, तो ये होगी 36, ये y माइनस एक्स ये होगी 24, ये होगी 38 प्लस 6 44, और ये होगी 32। ठीक है, तो सारी स्पीड हमें पता चल गई जितने मैंने सर्कल किए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है वो देख लो। क्वांटिटी 1 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट ए इन डाउनस्ट्रीम इन 125 मिनट। तो बोट ए की स्पीड डाउनस्ट्रीम में कितनी है 36, 36 इंटू 125 डिवाइड बाई 60, क्योंकि आवर्स में है ना स्पीड। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट बी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट बी इन अपस्ट्रीम, तो बोट बी की अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है 32 इंटू 75/60। तो देखो इसको सोल्व करो,
ये कट गया 5 से कटेगा 12, ये 5 से कट गया 25, ठीक है, ये 12 से कट गया 3, और ये 25, ये फिर से 5 से कट गया 15, 5 से कट गया 12, अब ये 4 से कट गया 3, 4 से कट गया 8, ये 3 से कट गया 5, तो ये 75 और ये 8 पंजे 40, तो ये 115 हो गया भाई, ठीक है, सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब क्वांटिटी 2 देखो, स्पीड ऑफ बोट सी इन स्टिल वाटर इज 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट ए बी एंड सी टुगेदर while traveling in upstream for 1 hour. बोट सी इज ऑल्सो ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, अपस्ट्रीम। तो बोट ए की स्पीड देखो कितनी होगी भाई, बोट ए की अपस्ट्रीम में कितनी है 32, बोट बी की कितनी है भाई 24, और बोट सी की कितनी होगी, अगर 50 है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 6 है तो 50 माइनस 6, तो ये 32 प्लस 24 प्लस 44, तो ये हो गया 6, 32 और 24 56, 60 और ये 100, ठीक है। तो क्वांटिटी 2 से 100 मिला और क्वांटिटी 1 से 115, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वांटिटी 1 क्या कहती है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन इट इज मार्क्ड 36% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 140 इज रुपीज पी, यानी कि अगर सीपी में कहूं कि 100x है, ठीक है भाई, और 36% अबव है, जो मार्क प्राइस है एमआरपी है वो 36% अबव का मतलब है 136x, एंड सोल्ड आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 140, अगर एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, तो दैट इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल व्हेन इट इज मार्क 28% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर सीपी 100x है 28% अबव का मतलब है 128x, 28% above its cost price sold after a discount of 120 is rupees q, तो 128x में से अगर आप 120 माइनस कर दोगे तो ये q के बराबर होगा, ये p रेशियो q इज 19 रेशियो 18, अब इन दोनों का जो रेशियो वो 19 रेशियो 18 है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो निकाल लेंगे भाई, तो 136x माइनस 140 डिवाइड बाय 128x माइनस 120, ये है आपका 19 रेशियो 18 में, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी, तो 18 छिके 18 6 जा 108, 18 3 जा 54 प्लस 10 64, तो ये 2448x माइनस 0 18 4 जा 72 और 2520, दैट इज इक्वल टू 19 8 जा 152, 19 2 जा 38 प्लस 15 53, और ये 2432x माइनस 0 12 9 जा 108 और 2280, ठीक है भाई। तो जब ये 2432 इधर आके माइनस होगा तो 16x बचेगा, और जब ये उधर जाकर के ऐड होगा तो 2520 में से 2280 40, तो ये 240 बचेगा, ठीक है। तो जो x की वैल्यू होगी दैट इज 240 डिवाइड बाय 16, तो ये होगी 15, ठीक है। तो हमें बताना है कोस्ट प्राइस, तो कोस्ट प्राइस इज 100x, तो 100 इंटू 15, तो कोस्ट प्राइस इज 1500, तो क्वांटिटी 1 से हमें मिला 1500। नाउ क्वांटिटी 2 क्या कहती है, द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टिंग रुपीज 10,500 फॉर 2 ईयर एट y% पर एनम, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली इज दिस, ठीक है, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है 2205 y% से, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टिंग रुपीज 4800 एट y प्लस 5% पर एनम कंपाउंडेड फॉर 2 ईयर। अब देखो 10,500 पे 2205 कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर मैं इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करूं कि कितने परसेंट है ये, तो 2205 डिवाइड बाय 10,500 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से गया 21, 5 से गया 4 4 1, तो 21 से गया 21, तो ये 21% है, और 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% तभी होगा जब रेट आपकी 10% होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का 10%, तो सेकंड ईयर का भी 10% प्लस 10 का 10% 1%, तो ही तो 21 बनेगा टोटल। क्लियर है भाई, टोटल यही बनेगा 21, ठीक है। अब अगर ये 21 है, ठीक है, तो अगर ये 21 है, अब हमें y की वैल्यू रेट मिल गया हमें 10%, अब क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टिंग 4800 y प्लस 5,
तो नई जो रेट होगी, न्यू रेट, वो 10 प्लस 5 कितनी होगी, 15%। तो 4800 पे हमें 15% के हिसाब से 2 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो 15% लोगे जब इसका, तो 15 अट्ठे 120, 15 8 जब 120, 12 15 चौके 60 और 720, तो 720 तो रहेगा ही, प्लस इसका 15%। तो 15 टू जा 30, 3 15 7 जा 1053 108, तो ये बन गया टोटल 720 और ये बन गया 828, तो ये बनेगा टोटल 1548। तो क्वांटिटी 1 से मिला 1500, क्वांटिटी 2 से 1548, तो जो क्वांटिटी 1 है वो लेस है क्वांटिटी 2 से, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिंबल विल डिफाइन द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 एंड बिटवीन क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 3। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ये सिंबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब वो बोल क्या रहा है, P, Q एंड R आर थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। पॉजिटिव रूट है इस इक्वेशन के, तो क्वांटिटी 1 2 3 इसी पे डिपेंड करती है। अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे, है ना, अब इक्वेशन है हमारे सामने एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे कुछ भी गिवन नहीं है, एक रूट तो गिवन होना चाहिए। तो जब भी ऐसा ना हो ना, तो आपको वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। तो 23x इज इक्वल टू 15। ठीक है भाई, तो आप यहाँ x की वैल्यू पुट करके देखो कि अगर x की वैल्यू में रैंडमली पुट करता हूं 1 2 3 4, वही एक तरीका है, बाकी और नहीं है, क्योंकि उसने पॉजिटिव रूट बोला है। तो x की वैल्यू अगर यहां पुट करें, लेट x इज इक्वल टू 1, तो क्या ये सेटिस्फाई करता है 1 माइनस 9 प्लस 23, तो ये 15 और इधर भी 15, तो एक रूट इसका x माइनस 1 होगा। ठीक है, एक रूट इसका x माइनस 1 होगा भाई। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे x माइनस 1 से, तो यहां पे देखो, अब डिवाइड करने का एक तरीका भी होता है, बट मैं आपको सिंपल से ही बता देता हूं यहाँ। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15, तो इसको x माइनस 1 से आपको डिवाइड करना है। तो पहले x² से जाएगा, एक्स क्यूब माइनस x²। ठीक है, माइनस करेंगे भाई, तो ये कैंसल, ये बच गया माइनस 7x² प्लस 23x माइनस 15। फिर किससे जाएगा, माइनस 7x से, तो माइनस 7x से ये कितना बन गया, सॉरी माइनस का 8x है, तो माइनस के 8x से जाएगा, तो माइनस का 8x² प्लस का 8x। ठीक है भाई, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये बच गया 15x माइनस 15। फिर ये किससे जाएगा, प्लस 15 से, तो 15 से गया 15x माइनस 15, तो 0। तो यानी कि इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन का रूट निकाल लो, तो x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 5 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x की वैल्यू जो आएगी यहां से 3 और 5 आएगी। तो x की तीन वैल्यू आ गई, एक रूट आया 1, एक रूट आया 3, एक रूट आया 5। और उसने क्या बोला हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में भी यही बोला गया है, क्या बोला गया है कि अगर P, Q एंड R थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट है, दैट मींस ये P है, ये Q है और ये R है, तो ये वैल्यू यहां पुट करो। क्वांटिटी 1 क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8P, तो P की वैल्यू कितनी है 1, तो 8 इंटू 1 8। फिर Q प्लस 40, Q की वैल्यू है 3 प्लस 40, तो ये 43। फिर R इंटू 20, R की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 20 100। ठीक है भाई, तो ये आ गया 8 43 और 100। अब रिलेशन बनाना है क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में, और क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 में। तो क्वांटिटी 1 तो लेस है क्वांटिटी 2 से, और जब इन दोनों को कंपेयर करोगे ये भी लेस है, तो यानी कि यही रिलेशन बनेगा ना। ठीक है, तो क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 3 में रिलेशन बनाना है और क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 में बनाना है। तो देखो क्या रिलेशन बनेगा यहां से, अगर हम बात करें तो लेस के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, सी। ठीक है, तो क्वांटिटी सी। ठीक है भाई, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बन गया, और सी, और जो क्वांटिटी 2 एंड बिटवीन क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 3, तो क्वांटिटी 2 भी लेस है भाई, तो यहां भी सी बनना चाहिए। ठीक है,
मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं, क्योंकि सीसी तो ऑप्शन में ही नहीं है, हो सकता है कि मुझसे गलती से क्वेश्चन ना बन गया कुछ डिफरेंट या ऑप्शन में। एक सेकंड चेक करते हैं। हाँ, हमने यहां पे ये मिस कर दी कंडीशन, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R वाली, ठीक है, तो ये गड़बड़ होगी, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसको यहीं पे ठीक कर देंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमने देखी ही नहीं। ठीक है, एक सेकंड देखो, तो यहाँ पे जो 135 होगा, क्योंकि वो P Q ग्रेटर देन R ये वाली देखी ही नहीं थी हमने कंडीशन, P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R है, तो P सबसे ग्रेटर है, तो 5 होगा, Q 3 होगा और R 1 होगा। ठीक है, क्योंकि P Q और R की वैल्यू 5 3 1 दे रखी है। अब यहाँ देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 8P, तो 8P की वैल्यू कितनी होगी, 8 इंटू 5 40, है ना। अब ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q प्लस 40, Q की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 40 इज 43। ठीक है भाई, 43 एंड R इंटू 20, R की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 20 इज 20। तो क्वांटिटी 1 से 40 मिला, क्वांटिटी 2 से 43 और क्वांटिटी 3 से 20। तो ये लेस है और ये ग्रेटर है, तो लेस के लिए आपका C है और ग्रेटर के लिए B है, तो यानी कि C और B एक राइट पेयर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बना सकते हो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अर्जुन एंड राजीव डिपॉजिट इज 8400 एंड रुपीज डैश इन स्कीम ए। ठीक है, दो लोग हैं, कौन है, अर्जुन है और राजीव है। ठीक है, स्कीम ए है जिसमें अर्जुन ने लगाया 8400, ठीक है, और राजीव का डैश जो कि आपको यहाँ ऑप्शन से उठाना है। ठीक है, एट 20% एंड 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ऑल्सो अर्जुन एंड राजीव डिपॉजिट इज रुपीज डैश एंड रुपीज 3700 इन स्कीम बी एट 15% एंड 24%, 15% और 24% से। ठीक है भाई, एनुअली सिंपल इंटरेस्ट। तो सम ऑफ interest earned from both scheme together 2 year is rupees dash. The value given in which of the following option will fill the blanks in the same order in which it is given. अब देखो, एक तो ये वाली वैल्यू मिसिंग है, सबसे पहले तो यहाँ ये, फिर ये सेकंड वाली यहाँ आएगी, और फिर दोनों का इंटरेस्ट मिला करके ये आएगा। ठीक है, अब 2 साल का टोटल इंटरेस्ट बताना, बहुत कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में भी, बट आप सोचो 20% से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 44%, 10% से बनता है 21%। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन क्या है, 8400 का आपको 44% लेना है, प्लस फिर आपको डैश यहां से बाय ऑप्शन उठाओ, 7200 का आपको 21% लेना है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट 15% से ये बनेगा 30% और ये बनेगा 48% 2 ईयर का। तो आपको 30% यानी 4120 का आपको लेना है 30%, फिर आपको लेना है 3700 का 48%। ठीक है भाई, दूसरी इक्वेशन जब आप लोगे तो आपको 9600 का, सॉरी ये तो 8400 का 44% ही लेना है, 8400 का 44% ही लेना है, लेकिन 72 की जगह 9600 का आपको 21% लेना है, और आपको फिर ये लेना है 3640 का 30%। ठीक है, और प्लस फिर आपको यहां 3700 का 48% ही लेना है। ठीक है, तो आखिरी वाली वैल्यू ये और ये तो फिक्स है। अब जब थर्ड कंडीशन चेक करोगे तो ये तो फिक्स ही है, 8400 का 44% लेना है आपको, फिर यहाँ 96 के बजाय 8000 आ जाएगा, तो 8000 का आपको 21% लेना है। आज तो मैं भी कैलकुलेशन कर करके थक गया हूं, है ना। तो फिर 5400 का 30% लेना है आपको, और फिर लास्ट में 3700 का 48% लेना है। ठीक है भाई, कैलकुलेट करो, देखो ये 20 से 20, तो 84 की और 44 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 33, और फिर ये 633, तो 6963696 3696, ये 20 से 20, 21 2 जा 42 और 1512, ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये बन गया 1236, ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये बन गया 37 इंटू 48, 8 7 जा 56 5, तो 8 3 जा 24 और 5 296, 4 7 जा 28 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 6 7 1 776 1776। तो सबका सम करेंगे भाई, 3696
1512, 1236 और 1776। तो 6 + 2 8, 6 14 + 6 20, 2 + 7 9, 12 13 और 9 22, 2 7 9, 2 11 + 5 16 + 6 22, फिर 2 + 1 3 4 5 3 8, तो 8220। तो ये तो बिल्कुल वही आ रहा है सेम। ठीक है, जब आप सेकंड कैलकुलेट करोगे, इसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो 3696 आएगा, और ये लास्ट वाला ये भी 1776 आएगा। तो अब इनको कैलकुलेट कर लो, तो 3 4 जा 12, ठीक है, 3 6 जा 108, 1092 बनेगा। जब 21% लोगे 9600 का, ये वाला, तो 21 6 जा 126, 12 189 12, तो 1001। ठीक है, तो ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा बन गया, 101। 21 21 6 जा 126, 12 कैरी हो गया, 21 9 जा 21 9 जा 189 और 12 201 बनेगा। तो ये 3696 प्लस 2016 प्लस 1092 प्लस 1776, तो ये बना 6 + 6 12 प्लस 2 12 प्लस 2 14 प्लस 6 लास्ट में 0, 20 प्लस 2 प्लस 7 9 प्लस 7 16 17 प्लस 9 26। तो ये तो 60 आ रहा है, यहाँ तो 40 दिया है, ये नहीं है। ठीक है भाई, तो अब आपको थर्ड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अब आंसर आप ऐसे ही दे सकते हो। ओनली 1 तो हो नहीं सकता, ओनली 2 भी नहीं है, ओनली 3 भी नहीं है, ओनली 2 एंड 3 भी नहीं है, तो ओनली 1 एंड 3 बच गया, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लंबा जरूर है क्वेश्चन, कैलकुलेशन जरूर है भाई, लेकिन क्या करें, पेपर ही ऐसा था, इतना ही टफ था, सच में टफ था। ठीक है, तो कुछ चीजें डूएबल थी, कहीं कहीं आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सी चीजों पे कमांड बनाए, कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अ मैन फेल डाउन फ्रॉम हिज बोट एट पॉइंट ए which was 64 kilometer away in downstream from a rescue boat which started traveling immediately for his rescue। अपनी बोट से एक आदमी यहाँ पॉइंट ए पे गिर गया, और सपोज ये रेस्क्यू बोट यहाँ पे है, ठीक है, और ये जो है ये 64 किलोमीटर है डाउनस्ट्रीम, जब बोट ऐसे इधर की तरफ जाती है। ठीक है, टिल द टाइम द रेस्क्यू बोट रीच्ड पॉइंट ए द मैन ट्रेवल्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम ओनली। कि जब बोट यहां पहुंचती है ना, तब तक आदमी इधर की तरफ जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है ना, तो पानी के बहाव के साथ ही जाएगा, बोट की तरफ तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ स्ट्रीम जा रही है तो जिधर पानी जा रहा है उधर ही जाएगा ना आदमी, तो उधर ही जा रहा है आदमी भाई। ठीक है, एज सुन एज द बोट रीच द पॉइंट ए, पहले बोट ए, पॉइंट ए पे बोट आती है, the man started swimming towards the boat such that his speed in still water is this, and the boat rescued him after 48 minutes after it reached point A। ठीक है, 48 मिनट के बाद पॉइंट ए पे बदलने पहुंचने के बाद, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 60% दैट ऑफ द रेस्क्यू बोट इन स्टिल वाटर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रेस्क्यू बोट इन टाइम इट मीट्स द मैन। अगर मैं कहूं जो ये रेस्क्यू बोट है, बोट की जो स्पीड है, स्पीड ये 10x है, तो जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो इसका 60% है भाई, तो 6x होगी, तो जो डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी वो 16x है। ठीक है, तो बोट को यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा होगा, क्योंकि तुरंत रेस्क्यू के लिए निकली, उतने ही टाइम में आगे आदमी गया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये टाइम कितना हो गया, 64 डिवाइड बाय 16x, तो जो बोट को रेस्क्यू से पॉइंट से ए पर आने में 4/x टाइम लगा, इतने ही टाइम में ये आगे निकल गया कहीं आदमी। अब ये आदमी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया होगा, टाइम तो इसका जितना रेस्क्यू टीम को यहां आने में लगा, इतना ही आदमी यहां गया होगा ए से, तो 4/x, और स्पीड है उसकी वही, हेल्प ऑफ स्ट्रीम बोला है, तो स्ट्रीम की हेल्प ली है, तो 6x, तो यानी कि कितना 24 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये हो गया 24 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि यहां से इसने भी हाथ पैर मारना शुरू किया, अब हो सकता है कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो ज्यादा है, आदमी की कम है, बट वो कह रहा है कि स्टिल वाटर में मैन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो अब आदमी तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना, आदमी के लिए तो अपस्ट्रीम है और बोट के लिए डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि बोट को तो रेस्क्यू करने उधर ही जाना है। तो मैन की स्पीड 5x है, तो -5 माइनस बोट की, सॉरी, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 6x है, तो मैन की स्पीड ये होगी,
यही होगी। और जो बोट की स्पीड है वो 10x प्लस 6x, वो 16x होगी। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड बनी 5 माइनस 6x प्लस 16x, यानी 5 प्लस 10x। ठीक है, ये दोनों की स्पीड है। और इस स्पीड से 48 मिनट में टोटल डिस्टेंस कवर होता है ये 24 किलोमीटर का। समझ रहे हो? तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 12 से गया 4, एक सेकेंड, रिलेटिव स्पीड टाइम इतना ही है ना, 5 प्लस मैन की स्पीड प्लस बोट की स्पीड, तो 5 प्लस 10x। ठीक है, और ये 48 मिनट में 12 से गया 4, 5। ठीक है, तो 48 मिनट में, और ये 24 डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट हाँ, दोनों ने मिलके ही, बट ये गलत नहीं हो जाएगा थोड़ा सा अगर 24 ट्रेवल किया है? हाँ ठीक है, 24 ही ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ये 4 से गया 6, तो ये 5 प्लस 10x दैट इज इक्वल टू आ गया 30। तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो x की वैल्यू आ गई 2.5। तो बोट की जो डाउनस्ट्रीम में स्पीड है वो 16 इंटू 2.5, वो 40 है भाई। ठीक है, 40 है। अब बोट ने टोटल कितना ट्रेवल किया, 64 किलोमीटर तो ये ट्रेवल किया। ठीक है, और प्लस आगे बोट ने 48 मिनट ट्रेवल किया है। तो 48 मिनट में 40 की स्पीड से कितना ट्रेवल करेगी, 06 से गया 8, तो 64 किलोमीटर ये और 32 किलोमीटर ये, तो टोटल हुआ 96 किलोमीटर। ठीक है, तो बोट ने टोटल कितना ट्रेवल किया, 96। अब आप ये मत सोचना कि सर आदमी तो 24 किलोमीटर ही गया था तो बोट ने कैसे। तो भाई जब आदमी ने तैरना शुरू किया, स्विम करना शुरू किया, तो उस टाइम पे हो सकता है कि तब भी स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा ही हो, तो आदमी उधर की तरफ ही जा रहा हो। जरूरी थोड़ा इधर आ रहा, कम होगी थोड़ी। अगर आदमी ने हाथ पैर मारना शुरू किया तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, बट अब भी तो हो सकती है ना कि ज्यादा हो। ये डाउट मेरे मन में भी आया था, आपके मन में भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पेपर ए इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ऑफ साइड 130। पेपर ए ऐसे है, स्क्वायर की फॉर्म में है, और हर एक साइड जो है वो 130 mm है। ये 130 130 है, तो ये भी 130 है। फोर क्वाड्रेंट ऑफ डायमीटर 14 mm इज कट फ्रॉम द फोर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, फोर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर 14 mm के। तो अगर डायमीटर 14 mm है तो उनकी रेडियस कितनी होगी भाई, तो रेडियस होगी 14/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है, तो रेडियस होगी कितनी, दिस। ठीक है, तो अब अगर आगे 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 देखते हैं पहले क्या कह रहा है। नेक्स्ट है पेपर बी इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 150 एंड दिस साइड इज 20% मोर देन द शॉर्टर साइड। अब ये एक रेक्टेंगल है भाई। ठीक है, एक साइड इसकी 150 mm की है, तो ये इससे 20% ग्रेटर है। 20% का मतलब है 1/5। तो अगर ये 5 है तो वो 4 होगी, तो 5 की वैल्यू 150, तो 4 की वैल्यू 120। ठीक है, तो नहीं नहीं, तो 5 नहीं 5 है, उल्टा कर दिया ना हमने। अगर ये 6 है तो वो 5 होगी। ठीक है, 20% ग्रेटर है, तो 6 की वैल्यू दिस, तो ये 125 होगी। तो 125 है और ये 150 है। ठीक है, टू सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल is cut from both the edges of the rectangle. By what percent is the remaining area of paper B more or less than the paper A? टू क्या कर रहा है, सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज कट फ्रॉम बोथ द एजेस ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें बताना है कि बाय व्हाट परसेंट जो रिमेनिंग एरिया ऑफ पेपर बी है वो लेस देन होगा पेपर ए से। तो सबसे पहले देखो यहां पे, अब जो पहला पेपर है ना उसमें से 14 mm डायमीटर के फोर कॉर्नर कट हुए हैं। तो यानी एक कॉर्नर ऐसे कट हुआ होगा, एक कॉर्नर ऐसे, एक कॉर्नर ऐसे, एक कॉर्नर ऐसे। फोर क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्कल, क्योंकि एक सर्कल में टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो यानी अगर इसका एरिया पूरा एरिया है, पेपर ए का बचा हुआ एरिया कितना होगा, स्क्वायर का तो एरिया इतना होगा माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल बन गया ना ये पूरा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, और आर कितनी है 7 × 7, तो ये बन गया 16900 माइनस 22 × 7 = 154, तो ये कितना बचेगा 16746 भाई। ठीक है, तो पेपर ए से ये एरिया बचा। अब पेपर टू की बात करें,
तो पेपर 2 में टोटल एरिया कितना 150 इंटू 125। अब यहां पे वो कह रहा है कि 2 सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, 2 सेमी सर्कल कटेंगे तो उसकी रेडियस कितनी होगी भाई, ब्रेथ ऑफ द पेपर कितना है 125। तो 2 सेमी सर्कल मतलब ऐसे करके, तो एक सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी वो 125 डिवाइड बाय 2 यानी 62.5 होगी, यही तो होगी 62.5। अरे 2 सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर इक्वल बोला है, डायमीटर इक्वल है भाई टू द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, डायमीटर इक्वल, तो स्मॉलर साइड तो 125 है तो रेडियस क्या होगी 125 बाय 2, ठीक है, तो 62.5, तो माइनस क्या करेंगे यहां पे पाई और आर स्क्वायर यानी कि 62.5 इंटू 62.5, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करो तो ये 0 15 15 5 15 5 75, तो 18750 और माइनस ये देखो ये 10 इंटू 10 100 हो गया, तो ये 25 से कट गया 25 और नीचे 4, तो कटेगा क्या कहीं, ठीक है, ये 2 से कट गया 2, 2 से कट गया 11, तो ये डेसिमल में आएगा 12276.8 भाई, ठीक है, तो ये बचेगा 6473.2। थोड़ा मैंने कैलकुलेशन कर ली है पहले से ही, तो आप भी ध्यान रखना, ठीक है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये इससे कितना लेस है, तो 16746 माइनस 6473.2, तो ये जब इसमें से आप माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 0.8, तो 5 माइनस 3 गया 2, और फिर ये 14 माइनस 7 गया 7, फिर 7 माइनस 4 गया 3, तो ये 10 पॉइंट दिस और 16746 और इनटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका 60 के लगभग है, ठीक है भाई, 60 के लगभग लेस है, तो 60 के लगभग लेस क्या दे रखा है 61.3%, ठीक है, तो 61.3% लेस इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, तो इस तरीके से आप इसको भी बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, अ नेचुरल नंबर n इज डिविजिबल बाय एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट डिविजर ऑफ 12, तो व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ nb। थोड़ा सा सोचा करो पहले, थोड़ा खुद से सोचो और फिर आंसर करने की कोशिश करो। देखो अब यहां कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर n इज डिविजिबल बाय एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर ऑफ 12, 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर ऑफ 12, ठीक है भाई। अब अगर मैं कहूं कि 12 के डिवाइजर क्या होते हैं 1 2 3 4 6 12, है ना, यही होते हैं 12 के, और 2 डिस्टिंक्ट, अगर n की वैल्यू 12 हो, ए नेचुरल नंबर n इज डिविजिबल बाय एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर, ज्यादा से ज्यादा, तो 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि फिर तो 2 से 3 से 4 से 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 हो गया तो 1 से 2 से 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 से और 2 से और 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो दोनों प्राइम नंबर ही होंगे, ठीक है भाई, तो वो 2 और 3 हो सकते हैं। तो वो कह रहा है कि व्हाट विल द एचसीएफ ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, तो n की वैल्यू 2 और 3 हो सकती है क्योंकि ये 1 से डिवाइड होते हैं, तो प्राइम नंबर ही होने चाहिए वो। तो यहां से सिंपल क्वेश्चन ये था कि हमें प्राइम ढूंढने थे 12 के मल्टीपल में, तो 2 और 3 है, और जब भी कोई प्राइम नंबर लोगे तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। क्लियर है जी। चलिए दोस्तों, आपने पूरा पेपर तो सोल्व कर लिया है और ये पेपर आपके लिए एक आई ओपनर की तरह होगा। आपको पता भी चल गया होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है और उसको किस तरीके से सोल्व करना है। अब यहाँ से ये सिनेरियो निकल कर के सामने आता है कि अगर क्वांट सच में आपको परेशान कर रहा है या आरबीआई ग्रेड बी के अदर कंपोनेंट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो एडिटैब आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं हमारे कुछ पेड कोर्सेज, और इन पेड कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए हैं, तो ये आपके सामने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा आरबीआई ग्रेड बी का गोल्ड कोर्स, जो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन को स्मूथ बनाएगा, क्योंकि इसमें आपको फेज 1 फेज 2 के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलेगी एक क्वालिटी कंटेंट के साथ। दूसरा, अगर आपका फेज 1 अच्छा है और आप सिर्फ फेज 2 के साथ ही जुड़ना चाहते हैं, साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन, तो आप हमारे सिल्वर कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें फेज 2 और इंटरव्यू की गाइडेंस आपको मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे कंसेप्ट तो अच्छे हैं, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस ही मटेरियल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर सकते हैं, जो कि फेज 1 और फेज 2 दोनों एग्जाम्स को कैटर कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं।
तो देर सिर्फ किसकी है, एक क्लिक की है, और वो क्लिक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके करना है, जहां पे आपको इन कोर्सेज का लिंक दिया होगा। जाकर के क्लिक करिए और हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाइएगा। तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। जल्द मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।